वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स की मतलब प्रेप कोर्स की पहली क्लास के अंदर। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज है, कुछ बातें हैं पहले आपको बताता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। जो अभी बताने वाला हूँ ये हमारी थ्रू आउट द जर्नी रहने वाली सारी बात। ये जो क्लास है ना, इस क्लास को तो मैं वैसे यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, क्योंकि कुछ जो यूट्यूब पे लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं और क्योंकि आप सभी लोग भी यूट्यूब से ही आए हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाए कि असल में क्या है, क्या अलग होने वाला है और किन बातों को उनको ध्यान रखना। देखो, सबसे पहली चीज ये है, आप सभी लोग जो यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देखकर आए हो ना, वो सारी की सारी वीडियोस बहुत पुरानी है और वो फिफ्थ एडिशन की है। अभी जो एस का जो चलता है एडिशन, वो सिक्स एडिशन चलता है। मतलब कि आसान शब्दों में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिफरेंस है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूट्यूब पे जो क्लासेस है शुरुआत करने की है वही ना। ठीक है, तो आप लोगों ने जो शुरुआत वहां से करी अच्छी बात है, लेकिन आज हम जो आगे बढ़ेंगे, तो क्योंकि हम सिक्स एडिशन से पढ़ने वाले हैं, तो आपको बस ये चीज क्लियर करना जरूरी थी कि आप लोगों को ये पता हो कि हाँ भाई, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया हमने, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़। ठीक है। अब दूसरी बात यह है, क्योंकि आप सभी लोग मोस्ट ऑफ लोग ए सीपीटी के साथ साथ एनएससीए सीएसीएस की प्रिपरेशन कोर्स में हो। मतलब ज्यादातर लोग, ज्यादातर के ऑलमोस्ट, अगर आप में से देखा जाए तो सभी लोग सेम ही कॉम्बो में हो, ए सीएसीएस और पीएल। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको कुछ नहीं सोचना कि कब कौन सा कोर्स हुआ क्या होगा। कोर्सेज को जो आपको, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। ठीक है। अब क्योंकि हमारा एस का और सीएससीएस का बैच साथ में स्टार्ट हुआ है, तो इसका रीजन ये है, आप सीएससीएस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हो ना, उसका कोर एस में है। और मैंने जो कंटेंट को जो अरेंज किया है ना, वो इस तरीके से अरेंज किया है कि आपका यहाँ बेस बिल्ड होता रहेगा, एस भी स्ट्रांग हो जाएगा, एस का सीपीटी भी, और वहां पर सीएससीएस भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कोर बनाया। तो बस आसान शब्दों के अंदर, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ठीक है। मेरी जितनी भी ओरिएंटेशन क्लासेस पहले वाली हैं, जो मैंने आपको लिंक भी भेजा है सब सभी लोगों को बैच में, ठीक है, तो वो जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं वो जरूर देख लेना, अगर अभी भी नहीं देखी है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको समझना है, देखो, रटना कुछ नहीं है। हो सकता है अभी मैं आपको टॉपिक ए पढ़ाऊं और आप में से कुछ लोग ऐसे हों, जैसे हम टॉपिक बी पे जाएंगे ना, वो टॉपिक ए को भूल चुके होंगे। भूलने का मतलब ये है, कुछ टर्म्स भूल गए होंगे। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक शब्द भूल गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे भूलने का मतलब ये है कि भुलाना है। अगर आप ए से बी पर जा रहे हो, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि टॉपिक ए हमें सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। कोई भी टर्म्स, कोई भी वर्ड आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। आप जब रिवीजन करोगे, ऑटोमेटिक आपको वो शब्द वो याद हो जाएंगे। ठीक है। तो बस इतनी जो चीजें मैंने आपको बताई, इसको फॉलो करना है। अब बढ़ते हैं। अब देखो, आज की जो एक क्लास है, जो चैप्टर 9 है, इसको एक स्टोरी से शुरू करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। एक लड़का है राजू नाम, क्या बोल सकते हो, लड़का, एक राजू नाम का लड़का था। उसको ना एक्सरसाइज साइंस के बारे में जानने में बड़ा मजा आता था। उसका बड़ा मन था कि वो एक अच्छी फिजिक डेवलप करे, मसल मास गेन करे, अच्छी स्ट्रेंथ गेन करे। जाहिर सी बात है, यूट्यूब पे वीडियो देखता था, इन्फ्लुएंसर की वीडियोस देखता था, ये सारी चीजें थी। बट जो प्रॉब्लम थी उसके साथ वो ये थी कि ना, कहीं कुछ, कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है। कोई कहता है कि भाई पर्टिकुलर एक्सरसाइज से ये मसल ग्रो होगी, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से ये मसल ग्रो होगी, इसको, इस एक्सरसाइज को इस एंगल पे परफॉर्म करो, इस एक्सरसाइज पे को इस एंगल पे परफॉर्म करो। तो बहुत सारी जो नॉलेज थी वो स्कैटर थी, फैली हुई थी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब उसके दिमाग में सवाल आना शुरू हुआ ना, तो उसको ये समझ में आया कि खाली मसल्स के बारे में जान लेने से काम नहीं करना। क्योंकि मसल्स तो सिर्फ मूवमेंट करने में हेल्प करती है, लेकिन खाली मसल्स नहीं है जो ये काम करती। क्योंकि भैया, मसल हाइपरट्रॉफी अगर आपको चाहिए, तो आपको इसके अलावा बॉडी की मूवमेंट, बॉडी के स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, उस राजू के दिमाग में सवाल आया कि भाई, अगर हम देखें कि कुछ लोग हैं, जो लोग स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं तो डेप्थ तक स्क्वाट कर लेते हैं, कुछ है जो हाफ रेंज में ही रुक जाते हैं, कुछ है जो स्क्वाट करते हैं तो उनका नी अंदर कोलैप्स करता है। इसी तरीके से उसने देखा कि भाई, कुछ लोग हैं जिम के अंदर या आसपास, उनकी अच्छी मसल्स मास तो है बॉडी पे, लेकिन पॉस्चर बिल्कुल खराब है, बिल्कुल ऐसे चलते हैं बिल्कुल गोरिल्ला की तरफ। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे सवाल उसके मन में उठे और उसने ये सोचा कि यार, कैसे भी मैं
एक्चुअल जो साइंस है, जो एक्चुअल साइंस है मसल हाइपरट्रॉफी या फिर स्ट्रेंथ की, वो मैं जान लूं। लेकिन वो साइंस को जानने के लिए उसको समझना पड़ेगा। तो अब इस कोर को समझने के लिए उसके हाथ में लगा चैप्टर नंबर 9 ACPT। ठीक है, अब देखो क्या चैप्टर नंबर 9 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ACPT का, जिसका नाम है आपके सामने दिखा देते हैं एक बार। चैप्टर का नाम है, आ गया, ये आ गया जी, ये चैप्टर का नाम है आपके सामने मस्कुलर ट्रेनिंग फाउंडेशन एंड बेनिफिट। अब ये चैप्टर 9 है ना, ये उसके हर सवालों का जवाब देने वाला है कि भाई मसल, मसल से लेकर बोन से लेकर जॉइंट से लेकर बॉडी की मूवमेंट सब उसको सिखाने वाला। आप समझो क्या है चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है। इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव यह है कि आप ये समझ सकें कि हमारी बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करती है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। हमारी जो मूवमेंट बोल सकते हो, जो मूवमेंट के अंदर एक तरीके से जो रुकावट है या फिर जो रेंज ऑफ मोशन है हमारा, वो उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। या मैं और आसान शब्दों में आपको बोलूं कि अगर कोई बंदा कोई मूवमेंट पैटर्न उसका खराब है, गलत है, तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बॉडी का पॉस्चर अगर ठीक नहीं है तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है अगर वो मसल से जुड़ा है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल गए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है जो आपको समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज ये है आपको जो समझना है, वो ये समझना है कि हमारी जो मूवमेंट है, क्या बोल सकते हैं, हमारी जो मूवमेंट हो खाली मसल से नहीं बनी है। मतलब कि खाली मसल्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है मूवमेंट करने के लिए। मूवमेंट करने के लिए मसल्स के साथ साथ बोन जरूरी है। ठीक है, बोन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम जरूरी है। मतलब आसान शब्दों में आपको बोलूं, आपका ब्रेन, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स और आपके जॉइंट्स, ये सब साथ में मिलकर एक मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है असल में अगर मैं प्रॉपर मूवमेंट को समझना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ एक्चुअल में जो बॉडी की साइंस है कि हम किस तरीके से मसल गेन या स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, हाइपरट्रॉफी गेन कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले बेस बिल्ड करना पड़ेगा। पहले आपको इन सभी सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। अभी सिस्टम का मतलब क्या है, देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या है ना, अलग अलग ऑर्गन्स। इस छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारा हार्ट है। हमारा हार्ट एक ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ऑर्गन का मतलब ये होता है एक ऐसी चीज जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन। ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन है, कोई वो रोल प्ले करती है, वो ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका हार्ट, आपके हार्ट का क्या फंक्शन है, आपके हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। ठीक है, ये फंक्शन है। अब बात ये आती है यहाँ पर, ठीक है, क्या ये एक सिस्टम कहलाएगा, नहीं। अब यहाँ पर हार्ट अकेला काम नहीं करता ब्लड को पंप करने में। ब्लड को पंप करने के लिए उसके लिए ब्लड वेजल्स हेल्प करती है। ठीक है, ब्लड वेजल्स मतलब कि खून की नलियां जो हमारी बॉडी के अंदर है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड भी है। आसान शब्दों के अंदर अगर आपसे ये कहूं, हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन कैसे डिलीवर होती है, ऑक्सीजन कैसे जाती है, ऑक्सीजन हमारी हर सेल्स तक कैसे पहुंचती है, वो पहुंचती है इन सिस्टम के थ्रू या इन ऑर्गन के थ्रू। इन ऑर्गन के थ्रू पहुंचती है। हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड वेसल पाइप की तरह काम करते हैं। ठीक है, और जो ब्लड है वो एक मीडियम की तरह काम करता है। मीडियम मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है। और ये जो ऑर्गन्स है ना, ये सभी ऑर्गन साथ में मिलकर एक फंक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। कि भाई ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। तो इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने सुना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। ऐसी हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम क्या है, जो मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल है। नाम समझ में आ रहा है, जब मैं बोलता हूँ मस्क्यूलोस्केलेटल। ठीक है भाई, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ, बचपन से आदत है। तो स्पेलिंग से जज मत करना, स्पेलिंग अपना हिसाब से बुक में देख लेना। मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, मेरे को याद नहीं होती स्पेलिंग, बस ये मेरी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बस कॉन्टेक्स्ट को समझ। तो मस्क्यूलोस्केलेटल का मतलब क्या है, मस्क्यू मतलब मसल, स्केलेटल मतलब बोन। तो भाई एक ऐसा सिस्टम जो मसल्स और बोन से मिलकर बना है, वो आपका मस्क्यूलोस्केलेटल है। स्केलेटल के अंदर खाली बोन नहीं आती, उसके अंदर आपके लिगामेंट्स, कार्टिलेज, जॉइंट सब आते हैं। तो इसको ऐसे कंप्लीट हम बोलेंगे।
तो जहां पर मसल और स्केलेटल सिस्टम आपस में मिलकर काम करे उसको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मूवमेंट के लिए। तो इसका मतलब यह है कि सर हमारी बॉडी के अंदर ये सारे सिस्टम कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं, और मूवमेंट का जो रोल है वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्ले कर रहा था। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे सिस्टम्स आपस में मिलकर काम करते हैं, वरना वो काम हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, भाई मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है, हाई इंटेंसिटी पर वर्कआउट करना है, तो मुझे चाहिए ऑक्सीजन, मुझे चाहिए न्यूट्रिएंट्स, मुझे चाहिए एनर्जी। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम मेन है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो मस्कुलर सिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। अगर मसल्स तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो कैसे काम करोगे, ये होगा ना। तो अलग अलग सिस्टम आपस में मिलकर भी काम करें, तो ये सब कुछ हम जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन आज जो हम मेन समझने वाले हैं वो मस्कुलर सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। हम मसल्स, बोन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज और आपका जॉइंट्स, इन सब के बारे में समझेंगे कि ठीक है, ये इस मेन चैप्टर का कोर है। और क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन सिर्फ सीधा सा है कि भैया हम ये जान सकें कि मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है। बॉडी का पोस्चर कैसे करेक्ट किया जाता है, या सही पोस्चर क्या होता है। बॉडी के अंदर मूवमेंट पैटर्न अगर गलत है, मतलब कोई बंदा कोई पर्टिकुलर मूवमेंट पैटर्न सही नहीं करा, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। किसी बंदे का पोस्चर डेविएशन है, उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे मैंने कहा कि चैप्टर है हमारे सामने ये, और आपके इस चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो मेरी बनाई हुई पर्सनल ट्रेनर मैनुअल, जो कि पूरी डेडिकेटेड है एसीपीटी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने की। ठीक है। तो आओ एक बार रीड करते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो, पहले ले लेते हैं एक बार ये। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि यहाँ लिख रखा है, पिछले चैप्टर में हमने बॉडी के इंजन, पिछले चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 8, उसको मैं पढ़ाऊंगा तब देखेंगे। जो पिछला चैप्टर जो था वो था कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर था। ठीक है। उसमें हमने इसको समझा था। लेकिन आज जो ये चैप्टर, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बॉडी की एक तरीके से क्या है, एक बॉडी का इंजन है। ठीक है। तो वो है बॉडी की चैसिस और फ्रेम की बात करेंगे। मतलब ये तो जो आपका हार्ट को इंजन की तरह समझ लो, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक इंजन की तरह था, और जो ये आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ये आपका चैसी की तरह है। मतलब आपकी बाइक है, मान के चलो आपके पास बाइक है, बाइक का जो इंजन होता है वो किस पे रखा होता है, चैसी के ऊपर। तो चैसी क्या है, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। और वहां पे इंजन को हम किसको बोल रहे हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो इसको हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। बट आज हम जो समझ रहे हैं वो हम समझ रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो भैया जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ना, ये हमें इस गेम फॉर्म में समझना है। अब इसमें हमें आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। वो क्या है, देखिए बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो आपका सिस्टम है ना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, एक सेकंड को बस। अब ये जो आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ना, अब हमें इसको जानना है। इसको जानने के लिए पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वो क्या समझना है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि भैया हमें अगर साइंस समझनी है ना, तो साइंस को समझने के लिए साइंस की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। वो लैंग्वेज को हम बोलते हैं आपका एनाटॉमिकल टर्म्स। क्या बोलते हैं हम उसको, एनाटॉमिकल टर्म्स। इसको हम आसान शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो, एनाटॉमी की एनाटॉमी की लैंग्वेज। ठीक है। अब ये एनाटॉमिकल टर्म्स क्या है, जैसे छोटे से एग्जाम्पल में आपको देता हूँ। भाई हम अपनी जनरल लाइफ के अंदर चीजों को बताने के लिए डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, कि भैया ये सामने की रखा, ये चीज कोई चीज मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ठीक है। या फिर राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये एक तरीके से डायरेक्शन से तुम बता रहे हैं। ऐसी एनाटॉमी के अंदर एनाटॉमिकल टर्म्स होती है, उसको हम एनाटॉमी की लैंग्वेज आप समझ सकते हो। उसको हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर की पोजिशन बताने के लिए। ठीक है। उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स। अब ये जो एनाटॉमिकल टर्म्स होती है ना, इसको भी जानने के लिए पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई हमें अगर एनाटॉमिकल टर्म्स जाननी है तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि असल में इसको हम समझे कैसे,
इसको बनाया कैसे गया, एनाटॉमिकल टर्म्स को असल में बनाया कैसे गया, किस रेफरेंस में बनाया गया। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल टर्म को समझने के लिए आपको पहले ये डायग्राम देखना पड़ेगा। थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको, आई थिंक विजिबल होगा भाई। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी हथेलियां सामने की तरफ है, ठीक है, और जो उसके पैर है वो भी सामने की तरफ, मतलब आसान शब्दों के अंदर वो ऐसे ही खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि भाई ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को जो हम बोलते हैं, इस पोजीशन को हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज के अंदर कि भाई ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन है ये, इसकी हम बात करें। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इस तरीके से खड़ा है तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर है। और इस पोजीशन के अंदर हम बॉडी की स्टडी करते हैं, या बॉडी के जो जितने भी जो एनाटॉमिकल टर्म्स दी गई हैं वो इस पोजीशन में रख के दी गई है, ठीक है। अब सबसे सबसे पहले सबसे आसान टर्म से शुरू करते हैं। देखो, अगर आप ऐसे ही खड़े हो और शीशे के सामने खड़े हो मान, तो आप शीशे में क्या देख रहे हो, अपने आप को सामने से देख रहे हो, आपकी हथेली सामने की तरफ फेस करती हुई है और ऐसे देख रहे हो। आप जो भी शीशे में अपने आप को देख पा रहे हो ना, वो एंटीरियर व्यू है। क्या है, एंटीरियर व्यू। एंटीरियर का मतलब होता है सामने की तरफ। तो वो एंटीरियर व्यू आप अपनी बॉडी का देख रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर हम बात करें और अपने आप को एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर देखें, तो अगर मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं तो सामने की तरफ अगर मैं देखूंगा तो क्या देखूंगा कि मेरी जो बॉडी है ना वो एंटीरियर व्यू में है। मतलब कि मैं अपने आप बॉडी का एंटीरियर व्यू देख पा रहा हूँ। तो एंटीरियर का मतलब क्या होता है, सामने की तरफ। और व्यू जोड़ दिया तो मैंने सामने का व्यू देख रहे हो, तो ये एंटीरियर व्यू है जब आप इस तरीके से खड़े हो। तो ये एनाट पहली एनाटॉमिकल टर्म है। इसके अलावा क्या है, अब जो आप शीशे में अपने आपको सामने से देख रहे हो, लेकिन जो पार्ट आप बॉडी का नहीं देख पा रहे हो, जैसे अपनी बैक नहीं देख पा रहे हो, अपने हिप्स नहीं देख पा रहे हो, मतलब आसान शब्दों में आपका जो एंटीरियर व्यू है उसके जो पीछे है, जिसे आप देख ही नहीं सकते सामने से, वो है आपका पोस्टीरियर व्यू। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ये दोनों एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है, जिसको हम डायरेक्शनल और रीजनल टर्म्स भी बोलते हैं। डायरेक्शन रीजनल टर्म्स भी बोलते हैं, जैसा मैंने बताया बॉडी के स्ट्रक्चर की, बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है उनकी पोजीशन बताने के लिए। अभी ये भी समझ जाओगे क्या है पोजीशन मतलब, ठीक है। तो एंटीरियर का मतलब होता है आगे और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे। जैसे आपकी नाक आपके सर के एंटीरियर हिस्से पर है, तो जैसे आपकी नाक वो कहाँ है, कोई आपसे पूछे आप बोलोगे कि हमारे बॉडी के एंटीरियर हिस्से पे, तो आपने अपने नाक की पोजीशन कैसे बताई, भाई एंटीरियर पार्ट में। तो आया समझ में। बॉडी की डायरेक्शन और रीजनल रीजन बताने के लिए हम इस टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम रीजनल टर्म्स ही बोल देते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स। अब इसके अलावा एक और चीज आती है, एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं आपका सुपीरियर और इंफीरियर। अभी सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब क्या है, देखो, सुपीरियर और इंफीरियर को समझने के लिए दोबारा एक बार डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम, ठीक है। आई होप इतना तो बड़ा है, ये विजिबल हो जाएगा, फिर थोड़ा और जूम कर देता हूँ। शायद एक सेकंड, बस, आ जाए इधर तो, भाई मेरे आ गया, ठीक है ठीक है। देखो, अब ध्यान से नोटिस करो, ये जो इस टाइम जो ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कोने में दबा हुआ है बट ये बात को दिख जाएगा, यहाँ से दिखा सकता हूँ। तो हमने बात करी सुपीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ये जो टर्म है, ये जो एनाटॉमिकल टर्म है, इसका मतलब क्या है। सुपीरियर होता है टूवर्ड द हेड, मतलब कि हेड की तरफ, टूवर्ड द हेड। और इंफीरियर होता है टूवर्ड द फुट। मतलब क्या सर इसका, भाई अगर कोई आपसे बोले कि सुपीरियर का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे टूवर्ड द हेड। आपसे कोई कहे इंफीरियर का मतलब है, आप कहोगे टूवर्ड द फुट। लेकिन इसका मतलब क्या, मीन क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान के चलो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेरा जो एल्बो जॉइंट है, वो एल्बो जॉइंट है, मेरा एल्बो जॉइंट कहाँ है, ठीक है, मेरा एल्बो जॉइंट कहाँ है, ठीक है। लेकिन किसी चीज को ये बताने के लिए कि उसकी पोजीशन कहाँ है, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपसे कहता हूँ, भाई लाल किला 10 किलोमीटर दूर है, लाल किला 10 किलोमीटर दूर है। आप कहोगे सर कहाँ से, कोई जगह तो होगी ना। फिर मैं कहता हूँ मेरे घर से। अच्छा, आपने कहा कि सर आपके घर से लाल किला, लाल लाल किला 10 किलोमीटर दूर है।
तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेरा घर। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई एल्बो की पोजीशन बताओ, ठीक है। तो इसको कैसे बता सकता हूं, इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि सर जो मेरी एल्बो है ना, या जो मेरा एल्बो जॉइंट है वो सुपीरियर है, जो मेरा एल्बो जॉइंट है वो सुपीरियर है मेरे रिस्ट जॉइंट से। मतलब मतलब ये है कि सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरा जो एल्बो जॉइंट है ना वो ज्यादा करीब है हेड के कंपेयर टू रिस्ट। मतलब इसका ये है। तो यहाँ पर जब मैंने बोला कि मेरा जो एल्बो जॉइंट है वो सुपीरियर है मेरे रिस्ट जॉइंट से, तो इसका मतलब क्या है, मैंने ये बोला कि भाई मेरा जो एल्बो जॉइंट है वो ज्यादा करीब है मेरे हेड के कंपेयर टू रिस्ट के। बस इतनी सी बात बोली मैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन जवाब देता है, कोशिश करिएगा जो नए लोग हैं वो जवाब देने की। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे रिस्ट जॉइंट के बारे में बताओ, तो रिस्ट जॉइंट को कैसे बोलोगे। मतलब मैं आपसे पूछता हूँ रिस्ट जॉइंट की पोजीशन बतानी है एल्बो जॉइंट के रेफरेंस, बताओ कैसे बताओ। रिस्ट जॉइंट की पोजीशन बतानी है एल्बो जॉइंट के रेफरेंस में। पहले तो मैंने एल्बो जॉइंट की पोजीशन बताई रिस्ट के रेफरेंस में, अब मुझे रिस्ट की पोजीशन बताओ एल्बो जॉइंट के रेफरेंस में, बताओ कैसे बोलोगे इसको। सोचो भैया सोचो। सर रिस्ट जॉइंट क्लोज है, इंफीरियर सर। हाँ, इंफीरियर। इंफीरियर। इंफीरियर है कि मतलब। सर रिस्ट जॉइंट है ना मेरा वो इंफीरियर है मेरे किसके सर, एल्बो जॉइंट के। इसका मतलब क्या है, मैंने ये बताया कि सर मेरा रिस्ट जॉइंट ज्यादा करीब है फुट के एल्बो जॉइंट के कंपेयर। तो यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। आगे तो अच्छी बात है, बस ताली बजाओ। तो आगे देखिए, तो छोटा कर देते हैं इसको। चलिए ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर मतलब सर की तरफ ऊपर, इंफीरियर मतलब पैरों की तरफ, मतलब कि नीचे। जैसे आपका दिल, हार्ट सुपीरियर टू डायफ्राम, मतलब डायफ्राम क्या है, एक टाइप की मसल है जो कि आपको ब्रीदिंग करने में हेल्प करती है। वो आपके एब्डोमेन एरिया में, हार्ट आपका यहाँ है थोरेसिक एरिया में। तो आपसे कोई आप ये सीधा बोल रहा है कि भाई जो मेरा हार्ट है ना वो ज्यादा सुपीरियर सुपीरियर है मेरे डायफ्राम से, मतलब कि ऊपर की तरफ, ठीक है। बस इतनी चीज है। अब देखो आगे। अब आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन की पोजीशन कैसे बताई जा रही है सर और फुट के कंपेयर में, ठीक है। तो इसके इसको रेफरेंस पॉइंट मतलब किस ये हो गए एंड पॉइंट्स हो गए। और ये जो बीच में जो ऑर्गन है उनको दूसरे ऑर्गन के रेफरेंस में बताया जाता है कि भाई ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट है। अब अगली जो टर्म है वो है मीडियल और लैटरल। अब सर इस मीडियल और लैटरल को कैसे समझेंगे, देखो। इसको समझने के लिए ना पहले आप एक काम करो, इसी डायग्राम उस डायग्राम को छोड़ो, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ ऐसे छोटा। मैंने एक बंदा बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इमेजिन करो कि भाई ये जो बंदा खड़ा है ना, एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो इसको बीच में से ऐसे पास हो रही है, मतलब इसकी ऐसे मान लो बीच में से ऐसे पास, ठीक है। तो भाई ये जो बंदा है ना, ये कोई भी हो सकता है, राजू वाजू जो भी, इसके बीच में से ये लाइन पास हुई, ठीक है। अब इस लाइन को मैंने इमेजिनरी लाइन बोल दिया, मतलब इमेजिन किया है, ठीक है। अब भी इमेजिन कर लो, अपने आप को ऐसे इमेजिन करो, आप खड़े हो और आपकी बॉडी के बीच में से एक लाइन जा रही है, उसको इमेजिनरी लाइन मान लो, मान लिया, ठीक है सर। मानने का मतलब क्या है, अब मानने से ये है कि ये है नहीं रियल में, बस आपने मान ली है ताकि आप मीडियल और लेटरल वर्ड को समझ सको। अब इसको ऐसे नोटिस करो इस केस में, ठीक है। इतनी अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको इसी डायग्राम में समझाता हूँ, देखो। पेपर यहाँ आते हैं और इस वाले डायग्राम में समझाता हूँ आपको। आजा 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 आजा, ठीक है। बस अब देखो, अब सेम चीज यहाँ कर दो। मैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। चलिए मैं स्ट्रेट नहीं खींच पाया बट कोई बात नहीं। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को एक नाम दे दिया मैंने, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया। इस लाइन का नाम है मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडीज के बीच में से गुजर रही है एक लाइन, इसको बोलते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है सर। अब इसका काम क्या है, ये हमें बॉडी के रेफरेंस पॉइंट बताएगी बताएगी लेटर और मीडियल क्या है। देखो
मिड लाइन ऑफ द बॉडी के जो करीब है बॉडी का हिस्सा, वो मीडियल पार्ट है, और जो दूर है वो लैटरल पार्ट है। मतलब ये है कि ऐसे मान के चलो कि भाई आपकी थाई थाई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझते हैं। आपकी जो ये थाई है ना, ये थाई का ये वाला पार्ट नहीं, और एक बार थाई का ये वाला पार्ट है अंदर वाला। ठीक है, मैंने दोनों जगह पे ऐसे डॉट बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे और आसान हो जाए। और कलर कहाँ गए? ये देखो, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलो अब मुझे बस ये बताओ अपने दिमाग लगा के कि कौन सा पार्ट मिड लाइन ऑफ द बॉडी के ज्यादा करीब है, अंदर वाला या बाहर वाला? ये जो मिड लाइन ऑफ द बॉडी है इसके करीब कौन सा वाला पार्ट है? ये अंदर वाला पार्ट ज्यादा करीब है इस ब्लू वाली लाइन के, मिड लाइन ऑफ द बॉडी के, या फिर बाहर वाला? अंदर बताओ कौन सा। अंदर अंदर वाला। अंदर वाला। अंदर वाला करीब है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है मिड लाइन ऑफ द बॉडी के करीब है, तो इसलिए इसको बोल दो आप कि भैया ये मीडियल पार्ट। क्या है? मीडियल पार्ट। मीडियल। ठीक है, मीडियल पार्ट कहां से आया? जो मिड लाइन ऑफ द बॉडी के करीब। अब क्योंकि ये करीब है वो दूर है, वो दूर है तो इसको बोल दो लेटरल पार्ट। इसी वजह से जो आपको ये शोल्डर का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लेटरल हेड भी बोलते हैं। ये नाम यहाँ से आया, लेटरल हेड, इनके बाहर की तरफ। ठीक है, इसको हम लेटरल हेड भी बोलते हैं कि लेटरल हेड। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई, तो आपने ये टर्म भी समझ ली। अगर ये टर्म समझ ली तो भाई आप अगली टर्म पे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ ज्यादा इस चीज को समझाने में, क्योंकि इसके बिना आप समझ ही नहीं सकते। और ये चैप्टर इस बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, चैप्टर 9। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, जो कि आएगा ही पक्का, तो आपने एक तरीके से बहुत बड़ी जंग जीत ली। अब एसीपी एग्जाम आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई जैसे आपने इसको जाना ऐसे ही राजू ने जाना। राजू ने भी टर्म जान ली और राजू आगे बढ़ गया। अब राजू ने कहा कि चलो भैया अगली टर्म देख। अगली टर्म आ गई आपके सामने, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब इस प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या है? चलो एक बार इसको पढ़ के देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहा है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। यहाँ पे लिख रखा है प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये टर्म्स हाथ और पैरों, हाथ और पैरों को हम साइंस में लिम्स भी बोलते हैं। लिम्स याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथ और पैरों को हम साइंस में क्या बोलते हैं, आप बोर्ड को याद रखना, हम लिम्स भी बोलते हैं, कलेक्टिवली लिम्स बोलते हैं। के लिए है, तो ये जो टर्म है ना, ये आपके लिम्स के लिए है। अब लिम्स के लिए कैसे है? देखो, मैं आपसे कहता हूँ ये मेरा पूरा आर्म है। ये जो आर्म है ना, इस आर्म के अंदर ना बोन्स है, ठीक ठाक। यहाँ पे एक बोन है, ये वाली बोन, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। अभी कोई नाम याद याद करने की कोशिश मत करो, कोई जरूरत नहीं है। कुछ याद मत करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, बस तुम कुछ याद मत करो, सिर्फ समझो, सब आसान हो जाए। तो ये जो बोन है ह्यूमरस, बस अगर याद हो जाती ठीक है, नहीं आती कोई बात कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखो यहाँ पे बोन है, इतना दिमाग रखना, एक है वो भी एक बोन है, ह्यूमरस है। यहाँ पर दो बोन है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो दो बोन है, एक याद यहाँ पर है जो थंब के करीब है, और एक यहाँ पर है जो इसके करीब है। इसको बोलते हैं रेडियस, उसको बोलते हैं अल्ना। बस इतना। ना ये नहीं याद होता कोई बात, तो इस पे ध्यान दो। तो ये जो बोन है ना, ये ह्यूमरस बोन। अब ये जो ह्यूमरस बोन है ना, इसकी पोजीशन बतानी है, क्योंकि अब ये है कहाँ पे, हमारे लिम्फ का पार्ट है। तो इस ह्यूमरस बोन की पोजीशन बता दो। तो जहां पे ये अटैच है, कि ऐसे बोल सकते हैं जहां पे इसका ओरिजिन, इसका हमने यहां से मान लिया, ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन क्यों मान रहे हैं इसका? क्योंकि ये आपके जो ये टोर्सो है ना, टोर्सो के करीब है। तो टोर्सो करीब ये वाला भी, टोर्सो से ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, करीब कौन सा टोर्सो से जुड़ा हुआ है, जो आप इसको हम टोर्सो बोलते हैं इसका। आपके टोर्सो से जो ह्यूमरस बोन जुड़ी है वो यहाँ से जुड़ी है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल, ओरिजिन पार्ट। और ये बोन यहाँ पे आके जुड़ रही है एल्बो पे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो बस आसान शब्दों के अंदर, प्रॉक्सिमल जो होता है वो मतलब बॉडी का जुड़ने वाला पॉइंट के पास, मतलब जहां पे बॉडी से जुड़ रहा है, बॉडी से कहा, ये रहा, आपकी बॉडी से जुड़ रहा है, ये ओरिजिन पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है ह्यूमरस का। डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट से दूर, जैसे आपकी कोहनी, एल्बो प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। तो आसान शब्दों के अंदर ऐसे समझ लो कि आपकी जो ये ह्यूमरस बोन है ना, ये जो ह्यूमरस बोन है, इसका जो ये वाला पार्ट है ये प्रॉक्सिमल है, और जो ये वाला पार्ट है वो डिस्टल है। एक सेकंड है ना, बस लैपटॉप का चार्जर ऑन कर दिया कि ऑन करना भूल गया। ठीक है, ठीक। अगर ये बात समझ में आ गई है, तो अब अगली कहानी पे चलो। अब अगली कहानी क्या है? अगला है आपका सुपरफिशियल और डीप। ठीक है,
सुपरफिशियल और डीप। अब इसका क्या मतलब है? सर सुपरफिशियल का मतलब होता है सबसे ऊपर की सतह, और डीप का मतलब होता है सबसे अंदर की सतह। एग्जाम्पल के तौर पे सर स्किन देखते हैं। स्किन अगर हम देखें हमारी बॉडी के ऊपर सबसे ऊपर अगर देखें हेयर है, वैसे सुपरफिशियल पार्ट में हेयर आ गया। लेकिन अगर और आसान शब्दों में समझे तो हम हेयर को अभी कंसीडर ना करें तो हम स्किन से समझते हैं। सर ये जो स्किन है ना ये सुपरफिशियल है, और इसके अंदर जो है वो डीप में है bone। तो आपको पता है आपके स्किन के नीचे फैट होता है, उसके नीचे मसल होती है। तो असल में जो फैट है, सब्सक्यूटेनियस फैट जिसे आप बोलते हो, वो मसल्स के ऊपर होता है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई जो फैट है आपकी बॉडी में, आपके सुपरफिशियल पार्ट के अंदर, स्किन मतलब सुपरफिशियल पार्ट के अंदर आपका मसल आता है या फिर फैट आता है, बताओ। आपका जो सुपरफिशियल पार्ट है उसके अंदर मसल्स हैं या फिर फैट है? सोचो। आपका क्या है? फैट है, क्योंकि फैट कहाँ है? आपके स्किन के ऊपर। ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई तो चलो ठीक है फिर। तो आपने भाई ये टर्म समझ ली। अगर आपने ये टर्म समझ ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ी जंग जीती। यहाँ पे आगे आपने काफी सारी चीज समझ ली। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक आगे अपनी, एक सेकंड। ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज ये है कि भाई आपने जो भी जाना है वो ये समझा है कि हमारी जो एनाटॉमिकल टर्म्स है वो कौन कौन सी है, और वो कैसे कैसे हमें क्या करती है, मतलब कि मतलब वो हमें कैसे हेल्प करती है बॉडी के रीजन को समझने। ठीक है। इस वाले डायग्राम पे देखो आपने। ठीक है। ये आपकी होगी एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है। ये क्लियर है? इसको आप एनाटॉमिकल पोजीशन बोलो। इसके अलावा आपने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर समझ लिया। एंटीरियर मतलब फ्रंट, सामने की तरफ, और पोस्टीरियर मतलब बैक, पीछे की तरफ। ठीक है। आपने सुपीरियर और इंफीरियर समझ लिया। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे देखा जाए, अब यहाँ पे समझो गेम पे, इसको कुछ इस तरीके से देखो। अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम करके कोशिश करता हूँ आपके लिए, थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखो। अब कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स और है उसको समझो। देखो ये वैसे बंदा सामने की तरफ खड़ा हुआ है, सामने से खड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन इसको बस ऐसा समझ लो, अगर ये उल्टा खड़ा होगा, उल्टा खड़ा होगा ना तो उसको, आपकी ये इसकी जो स्पाइन है आपको प्रॉपर दिखाई देगी। लेकिन अगर ये साइड में खड़ा होगा तो भी आपको स्पाइन दिखाई देगी। तो उसको कुछ इस वे में समझो। ठीक है। डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे मानो आपकी ना स्पाइन कुछ इस तरीके से है। एक तो बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से स्पाइन है आपका। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको हम बोलते हैं सर्विकल, जो नेक वाला पार्ट, ये वाला। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो नेक वाला, जो नेक वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विकल। ठीक है। आपकी स्पाइन के पार्ट समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो देखो ये जो आप उभाव देख रहे हो साइड से, जब आप साइड से देखोगे ना, साइड से ये नोटिस करोगे आपका जो ये बैक है ये हल्की सी पीछे देखो आर्च है। आप मेरे भी नोटिस करें, आपकी भी होगा। ऐसा उभार है। ये जो उभार वाला पार्ट है ये वाला, ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं थोरैसिक। देखो ये रहा, इसको हम बोलते हैं थोरैसिक। ठीक है। ये आपका थोरैसिक रीजन है। अच्छा मैं आपको चीज बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको सामने से दिखा रहा हूँ लेकिन स्पाइन हमारी पीछे है। फिर पीछे स्पाइन है, बस ये सामने से आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। असल में तो स्पाइन भी पीछे देखो जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पे डायग्राम सामने की तरफ बना रखा है, इसलिए आपको समझाने के लिए ऐसे बना रखा है ताकि आपको याद भी रहे कि कौन सा पोर्शन कहाँ पर है। तो ये जो आपका थोरैसिक रीजन है, थोरैसिक रीजन के अंदर आप देखो तो आपके चेस्ट मसल्स भी इन्वॉल्व। ठीक है। तो आपकी स्पाइन का देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा ये सर्विकल है। इसके नीचे देखो जहां तक मैं थंब लगा रहा हूँ ये आपका थोरैसिक है। आप उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे आओगे देखो ये वाला रीजन आपको दिखेगा। ठीक है। ये वाला आपको जो रीजन दिखेगा यहाँ पे, अगर सामने से देखोगे तो ये वाला रीजन ये वाला है, ऐसे देखोगे तो ये वाला है। इस वाले रीजन को बोलते हैं लंबर रीजन। इस डायग्राम में देखो ये लंबर स्पाइन, इसको लंबर स्पाइन भी बोलते हैं।
इस एरिया में आपकी ये एब्डोमिनल मसल्स है यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे आपकी एब्स ऑब्लिक्स वगैरह। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका कहलाता है, स्पाइन का ही नीचे वाला पार्ट वो कहलाता है आपका, यहाँ पे नाम लिखा नहीं है मैंने इसमें, एक मिनट, एक सेकंड, उसमें होगा, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा बस। ठीक है चलो कोई नहीं, क्या समझ। तो इसके अलावा दो पार्ट और होते हैं, उसको मैं ज्यादा मतलब मैंने इसमें ऐड नहीं करा। एक होता है सर्वि, एक हो गया आपका कॉपीगर, एक और सर्विसेज। ठीक है, आपके ना मतलब ऐसे समझ लो, ये जो आपकी स्पाइन है ना, स्पाइन का जो आप एंड वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो लंबा स्पाइन के नीचे, ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट और होते हैं आपके स्पाइन के, सर्विकल सॉरी सर्विसेज एंड कॉपीगर। बस इतना समझ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये मेन रीजन समझ, क्योंकि जब हम मूवमेंट की बात करोगे ना तब आपको यहीं से ही चीजें समझ लेंगी। ठीक है, अब आगे देखिए। तो भाई अगर आपने ये बात जान ली है कि आपके जो स्पाइन है, स्पाइन के अंदर इस तरीके से आपके स्पाइन के रीजन है, एक हो गया आपका सर्विकल, एक हो गया थोरैसिक, एक हो गया आपका लंबर, एक हो गया आपका एब्डोमिनल, दो और है उसके बारे में मैंने बात नहीं करी है। अब जो आपको समझना है वो ये समझना है कि भाई ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, क्योंकि जब आप मूवमेंट करोगे अपर बॉडी की जो मूवमेंट होगी उसके अंदर आपकी जो स्पाइन है उसका उसका हेल्थी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये स्पाइन की जो प्रॉपर जो एक्चुअल जो शेप होनी चाहिए या उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो सही होना जरूरी है। तो इसलिए हमने पहले उसका रीजन समझा है कि भाई स्पाइन में होता क्या है। अब आगे बढ़ो। अब अगला जो है आपके सामने वो यहाँ पर है कि भाई हमने स्पाइन क्या तो समझ लिया, सर्विकल होता है गर्दन वाला हिस्सा, थोरैसिक होता है गर्दन और पेट के बीच का एरिया, लंबर होता है पेट और पेल्विस के बीच का बैक का हिस्सा, और बस ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ टर्म्स और है। एक टर्म है जिसको बोलते हैं प्लांटर, प्लांटर का मतलब होता है पैर का तलवा। जो पैर का तलवा होता है उसको हम प्लांटर बोलते हैं। देखो जैसे ये, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए ताकि दिख जाए। ये देखो, प्लांटर होता है जो पैर का तलवा वाला पार्ट है उसको हम प्लांटर बोलते हैं, सोल। ठीक है, डोर्सल होता है आपकी हथेली इस तरीके से, मतलब आपको हाथ इस तरीके से, और पाल्मर होता है ये। ठीक है, बस तो ये नाम और याद रख, अगर नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से याद रहेंगे। बस अभी तक हमने जो समझा है ये एनाटॉमिकल टर्म समझिए बस, इसके अलावा भी हमने कुछ नहीं जाना। तो अभी आपने सिर्फ बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो था वो समझा है कि भाई असल में अगर हम बॉडी की साइंस समझना चाहते हैं तो हमें साइंस की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज। अच्छा, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एनाटॉमिकल लैंग्वेज, एनाटॉमिकल लैंग्वेज, तो ये एनाटॉमिकल लैंग्वेज ये टर्म है क्या? ये एनाटॉमी से निकल के आया है। एनाटॉमी का मतलब होता है ये एक स्टडी है जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करें। आसान शब्दों के अंदर कोई आपसे पूछ ले कि भैया एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया जहां पर हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं मतलब जहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं समझते हैं उस, वो एक पर्टिकुलर ब्रांच है, स्टडी है जिसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो बस बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना, बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना उसको एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी, और उसके अंदर समझने के लिए जो टर्म का इस्तेमाल करें उसको एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है, चलो अब ये बात समझ में आ गई तो भी आ गया जाओ। अब आपके आगे है, आपने क्या जान लिया? आपने जान लिया कि एनाटॉमिकल टर्म्स आपको समझ में आ चुकी है। अब जो अगली चीज है वो ये है कि टर्म समझने के बाद अब हमें मूवमेंट समझनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है बट इसको ऐसे चुटकी में निकालते हैं। अब मूवमेंट समझना है सर, हमने बॉडी के एनाटॉमिकल टर्म जान ली, अब हमें मूवमेंट पे जाना है। अब मूवमेंट को कैसे समझेंगे, देखो इसको कैसे समझे। हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती है। किसी का ना माइक्रोफोन ऑन है उसको ऑफ रखो, Redmi 3 Pro जो भी है उनका माइक्रोफोन ऑन है उसको ऑफ। ठीक है, अब हमें ये समझना है रेडमी रियलमी है, मैं खुद कर, हाँ हो गया ठीक है। अब इसको ये समझो, अब हमने ना एनाटॉमिकल टर्म समझ लिया, अब हमें बॉडी की मूवमेंट को समझना है। अब बॉडी की मूवमेंट को कैसे समझे, देखो हम वैसे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन मूवमेंट परफॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं आगे की तरफ भी मूवमेंट कर सकता हूँ, मैं साइड में भी मूवमेंट कर सकता हूँ, और मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। एक जगह पे खड़े होकर मैं ये सारी मूवमेंट परफॉर्म कर सकता हूँ, आगे और पीछे भी मूवमेंट कर सकता हूँ, देखो साइड्स में भी मूवमेंट कर सकता हूँ और रोटेट भी कर सकता हूँ। बट हमने इसको समझने के लिए ना साइंटिफिक लैंग्वेज में हमने इसको टर्म दे दिया, डायरेक्शनल टर्म्स दे दी जिसको हम अगेन एनाटॉमिकल टर्म्स बोलेंगे। एनाटॉमी के अंदर हमने इसको डायरेक्शनल टर्म्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं हमने वो दे दिया, इसको नाम दे दिया, मतलब कि ये जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसको ये जो डायरेक्शन है इसको हमने नाम दे दिया, बस आसान शब्दों में। ये जो हमने इसको नाम दिया,
ठीक है, वो हमने नाम क्या दिया, हमने इसको बोला कि भाई हमारी जो मूवमेंट है वो तीन डायमेंशंस के अंदर होती है। ठीक है, तीन डायमेंशंस के अंदर होती है। ठीक है, जिसको हमने प्लेन्स और एक्सिस से समझा। मतलब ये जो डायरेक्शन है या ये जो डायमेंशन आप बोल रहे हो, डायमेंशन बोल दो, डायरेक्शन बोल दो, ये जो डायरेक्शन है या ये जो डायमेंशन है, इस इसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, प्लेन एंड एक्सिस। प्लेन्स एंड एक्सिस। अब ये प्लेन और एक्सिस है क्या, इसको समझो बहुत ध्यान से। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये अपने में ही सब कुछ आपको बता रहा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, आपके सामने इसको जूम कर देता हूँ। इसको ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके देखो क्या दिख रहा है, क्या समझ में ये। मैं 1 मिनट के लिए बैठता हूँ और आप ऑब्जर्व करो कि क्या समझ में। सर लिम्स किस तरफ मूव कर रहा है इसी को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो क्या है। मैंने आपसे क्या कहा कि हम बॉडी की मूवमेंट को समझने के लिए कुछ डायरेक्शन या डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे प्लेन्स और एक्सिस बोला। सबसे पहले समझो प्लेन्स क्या। प्लेन्स असल में इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस। और इस लाइन के थ्रू हम बॉडी को ना डिवाइड करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप अभी के लिए बस ये इमेजिन करो कि ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये कार्डबोर्ड का पीस है। ठीक है, अभी ये कार्डबोर्ड का पीस को अगर ये फीमेल अगर सामने खड़ी हो जाए तो आपको ये कार्डबोर्ड नहीं दिखेगा, करिए आपको एक लाइन दिखेगी सामने से। ठीक है, इसको बस इस तरीके से इसलिए दिखाया गया है ताकि आप समझ सकें कि असल में है क्या, इसको एक लाइन ही समझो। ठीक है, तो ये जो आप ये बॉक्स देख रहे हो, ये इमेजिनरी लाइन की तरह है, मतलब इमेजिन किया हुआ है बॉक्स। ठीक है, सामने से देखने पे ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, तो इसलिए मैं इसको इमेजिनरी लाइन बोल रहा हूँ। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ध्यान सुनना, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो आपकी बॉडी को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। मेरे लिए अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, फीमेल के हिसाब से देखूं, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरी बॉडी को सामने से ऐसे इमेजिन करके, मतलब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाए, और जो मेरी बॉडी को डिवाइड करेगी तो वो एक राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा राइट और ये वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है वो क्या कर रही है, ये आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं आपका, ये जो आपकी लाइन है ये आपका है सैजिटल प्लेन। मतलब कि कोई आपसे पूछ ले जी भैया सैजिटल प्लेन क्या है, आप बोलोगे कुछ नहीं है। सैजिटल प्लेन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, राइट में और लेफ्ट में। उसको हम बोलते हैं सैजिटल प्लेन। सिर्फ एक इमेजिन करी हुई लाइन। ठीक है, आगे वाली देखते हैं। तो सर ये क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कार्डबोर्ड का पीस है, इसको लाइन की तरह भी समझोगे तो कुछ इस तरीके से देखोगे, ऐसे ऐसे रखे हमने ऊपर। मैंने ये बॉडी को ऐसे डायसेक्ट कर रही है, एक तो सामने वाले पार्ट में, एक एंटीरियर पार्ट में और एक पोस्टीरियर पार्ट में। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उसको बोलते हैं फ्रंटल व्यू। ठीक है, अगली देखो ट्रांसवर्स प्लेन। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। किसमें सर, एक सुपीरियर पार्ट में और एक इंफीरियर पार्ट में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। बताओ ये बात समझ में आई नहीं है, बोलो समझ में आई या नहीं आई। सर एक बार, बोलो, कंफ्यूजन है क्या। सर ट्रांसवर्स प्लेन थोड़ा सा। ट्रांसवर्स प्लेन समझा आपने। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, सेम एक इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी को ऐसे काट रही है, बीच में से काट रही है। ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर पार्ट कहलाएगा, नीचे वाला इंफीरियर, क्योंकि आपको पता है अभी टर्म्स आपने पढ़ी है, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, सुपीरियर और इंफीरियर। ये ट्रांसवर्स प्लेन है। इसका एक और नाम है जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। अभी के ट्रांसवर्स है ना, कोई दिक्कत
तो ये 3 प्लेन्स। अब यहां तक, यहां पे कोई कंफ्यूजन तो पूछो तभी आगे बढ़ूंगा। बताओ। जितने भी लोगों को समझ में आ गया है बस थम्स अप कर दो, मुझे पता चल जाएगा। एक बार थम्स अप कर दो अपने चैट बॉक्स में डाल के। ठीक है, चलो बस अच्छी बात। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुमने ये समझ लिया, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा एक्सिस। अब देखो एक्सिस को समझने के ना 2 तरीके। तुमने प्लेन को समझ लिया, अब समझना है तुम्हें एक्सिस। और एक्सिस को समझने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला तरीका तो है जनरल तरीका। जनरल तरीका मतलब कि एक्सिस को हम कैसे समझेंगे। एक्सिस का मतलब यह है कि कोई भी प्लेन है, वो किस अपने प्लेन के अंदर कहाँ मूवमेंट अलाउ करता है, उसको हम एक्सिस बोल सकते हैं। 2 तरीके समझाता हूँ इसको, एक सिंपल वे में, एक साइंटिफिक वे में। तो सिंपल वे में क्या है कि आप जिस प्लेन में हो उस प्लेन में आप कहाँ मूव कर सकते हो, किस किस जगह में मूव कर सकते हो, उसका एक्सिस हो गया। अब इसको समझो कुछ इस तरीके से। आप एक बार इस वाले डायग्राम में आ जाओ। देखिए, अगर आप सजाइडल प्लेन की बात करो तो सजाइडल प्लेन का एक्सिस क्या होगा। सजाइडल प्लेन का एक्सिस क्या होगा, तो इसको ऐसे इमेजिन करो, एक बंदा है, ठीक है, जो बीच में खड़ा है। इसके बीच में 2 बॉल थी, एक बॉल लेफ्ट साइड में है और एक बॉल राइट साइड में। जैसे आप एक पतले से कॉरिडोर में, मतलब गली में खड़े हो। अब आप सोचो कहाँ मूव कर सकते हो, बताओ कहाँ मूव कर सकते हो। आगे मूव कर सकते हो और पीछे मूव कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब इसमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, एक्सरसाइज परफॉर्म करके बताओ कौन कौन सी कर सकते हो। बोलो कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। Thoughts. स्क्वाट्स कर सकते हो, और लेग लंजेस। हीगे लंजेस कर सकते हो, और बाइसेप Bicycles. बाइसेप कर्ल्स। कर सकते हो, और बताओ। फ्रंट डेल्ट कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, डंबल रेजेस। हाँ, तो इतना आपको समझ में आ गया कि भैया वो सारी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। मतलब कि मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, एक्सटेंशन भी कर सकता हूँ, मैं लंजेस भी कर सकता हूँ, सारी मूवमेंट परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाली इमेज देखो। फ्रंटल पेन के लिए, फ्रंटल पेन वाली आपने है नहीं। चलो कोई नहीं, फ्रंटल पेन की मैं ऐसे बात। अब देखो, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इमेजिन कर लो अभी के लिए, जैसे मेरे पीछे बॉल है ना, पीछे है बॉल, एक आगे बॉल है। तो मैं तो बीच में आ गया ना, मेरे पीछे बॉल है, आगे बॉल है। अब मुझे बताओ मैं कहाँ मूवमेंट कर सकता हूँ, बताओ। लैटरल Side में, मूव। side lateral. साइड्स में मूवमेंट कर सकता हूँ, ये मेरा एक्सिस हो गया, ये इसका एक्सिस है। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है इस प्लेन के अंदर, बताओ। लैटरल रेस। लेटरल रेस कर सकता हूँ, और Lateral raises कर ओवरहेड सकते शोल्डर हैं. प्रेस, ओवरहेड शोल्डर प्रेस फिर कर सकता हूँ। ठीक साइड है, लेग्स कर सकते हैं. लेट पुल डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, हेड लेग रेसेस कर सकता हूँ, ये सारी मूवमेंट में परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ऐसे मान लो, बस इमेजिन करने के लिए ऐसे मान लो, मैं ऐसे खड़ा हूं जमीन पे, और एक छत है, मतलब सिर्फ वॉल है, वॉल ने मुझे ऐसे दबा रखा है। मैं हिल नहीं सकता, मतलब आगे साइड वाइड में मूव नहीं कर सकता, ऐसे दबा रखा है। तो सिर्फ पता है, सिर्फ मैं पता क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मैं रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे इमेजिन कर। आगे मूव नहीं कर सकता, मतलब मैं ना आगे मूव कर सकता हूँ, ना ही पीछे मूव कर सकता हूँ, ना साइड में, ना मैं सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर रोटेट कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन का एक्सिस है। ये एक तरीके से आसान शब्दों में समझाने का तरीका है, ये आप इतना समझ लो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया सैटर्न प्लेन के अंदर कहाँ कहाँ मूवमेंट हो सकती है, आप बोलोगे कि सैटर्न प्लेन के अंदर आगे और पीछे मूवमेंट हो सकती है, साइड्स में मूवमेंट हो सकती है। और ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर जितनी भी रोटेशनल मूवमेंट होती है वो हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं, इसको ऐसे समझो, रोटेशन का मतलब क्या है, कितनी भी रोटेशन, जैसे आपको शोल्डर रोटेशन हो गया। ठीक है, शोल्डर रोटेशन क्या है, ये रोटेशन मूवमेंट ऐसे इमेजिन करते हैं। शोल्डर रोटेशन हो सकता है, लंबर रोटेशन हो सकता है, ये इसका एक्सिस है। ये मैंने आपको आसान तरीके से समझाया, ये कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है, ये इजी वे है समझाने में। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ साइंटिफिकली समझना है इसको। अब साइंटिफिकली कैसे समझे, साइंटिफिकली समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो जनरल वे में हो गया। ठीक है, अब साइंटिफिकली समझने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्या कि प्लेन और एक्सिस का रिलेशन समझना पड़ेगा कि इसमें प्लेन और एक्सिस का क्या रिलेशन। ठीक है, इसमें एक रूल है। वो रूल क्या है, एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जहां भी ये परपेंडिकुलर वर्ड आएगा ना, मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि
जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे फोन और इस पेन के बीच में एक परपेंडिकुलर एंगल क्रिएट करना है, मतलब उसको परपेंडिकुलर ही रखना है, तो कैसे रखूंगा? देखो ऐसे रख, ये मेरा फोन है और ये मेरा पेन है, मैंने इसको ऐसे रखा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अब एंगल देखो 90 डिग्री का एंगल, ये उसका मतलब, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब होता है ये, मतलब अगर ये प्लेन है तो ये एक्सिस है, ऐसे। या फिर अगर ये एक्सिस है तो ये प्लेन है, बात एक ही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कान कैसे भी पकड़ लो, पकड़ने का नहीं। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है ये, तो अब हम इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो सर, पहला रूल ये समझना है कि जो एक्सिस होता है ना, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब इसको समझने का तरीका ये है कि जैसे मान लो, अगर आप अभी बात करते हो सैजेटल प्लेन की, तो सैजेटल प्लेन क्या है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो आपकी बॉडी को कैसे राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है? राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देती है। लेकिन अगर हम जब इसके, अगर मैं इसके एक्सिस की बात करूं तो इसका एक्सिस क्या होगा, ठीक है? इसका एक्सिस क्या होगा? इसके एक्सिस को समझने के लिए एक काम करो, मैं वीडियो समझाता हूँ, वीडियो अच्छा समझ में आएगा। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो भी निकाली थोड़ी देर पहले, उस वीडियो से समझाता हूँ। यूट्यूब और प्लेन ऑफ एक्सिस इन 3D एंड, देखो जी, अब वो प्लेन ऑफ एक्सिस को समझते हैं 3D एनिमेशन के थ्रू, ये वाली वीडियो। मोटिवेशन 100%, परफॉर्मेंस की 70%, कारण पोषण की कमी रोज के खाने से मिले सिर्फ। देखो, सबसे पहले हमें समझना है एक्सिस, ठीक है? कि एक्सिस क्या है। हमने प्लेन तो समझा, अब एक्सिस को समझना है, या ऐसे होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि हमारी बॉडी किस पॉइंट से मूव करती है। अब देखो, उसको समझने के लिए ना पहले एक बार इस वीडियो को देखो। यहाँ पर क्या दिखाया है देखो, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एक्सिस होता है, ठीक है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब एक इमेजिन, अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि भाई ये वाला जो प्लेन है, देखो ये वाला जो प्लेन है, तुमने बोर्ड दिखा, ये ना कार्डबोर्ड वाली इमेजिन करो, वो जो मैंने तेरे को दिखाया था। ये राइट पार्ट हो गया, ये वाला राइट पार्ट हो गया, और ये लेफ्ट पार्ट हो गया। ये जो देख रहे हो ब्लू ब्लू, क्या विजिबल हो रहा है ये ब्लू ब्लू? बताओ यस और नो, बोलो। हो रहा है सर। हो रहा है? यस तो ये सर। जो ब्लू ब्लू हो रहा है, ये ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ऐसी मेरे को, जो क्या डिनोट कर रही है, जो आपके सैजेटल प्लेन को दिखा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो प्लेन है, ये सैजेटल प्लेन है, यहाँ पे लिखा रखा है एनाटॉमिकल प्लेन, मतलब कि सैजेटल प्लेन है, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, ये राइट और लेफ्ट होते हैं, ठीक है? ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये डार्क डार्क जो लाइन दिखा रहा है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ अभी आपके सामने। ये रेड रेड लाइन है, इसको नोटिस करो। तो ये आपका क्या है? ये आपका, इसको डोनेट कर रही है, आपके सैजेटल प्लेन को डोनेट कर रही है। इसको लाइन बना दो ऐसे। फिर ये पीली वाली लाइन क्या है? ये जो येलो येलो लाइन है, फिर ये क्या है? ये आपका एक्सिस है। अब एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो उसको कैसे समझेंगे? देखो, ये जो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है? एक तरीके से बाइसेक्ट कर रही है आपकी बॉडी। अगेन, इसको याद रखने के लिए क्या समझो, कार्डबोर्ड का टुकड़ा समझो। इसलिए यहाँ पे इसको मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा माना। इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को मैंने ऐसे एडजस्ट किया है कि भाई ये जो मेरी बॉडी के पीछे और आगे ऐसे निकला हुआ है, इसने राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा इस तरीके से है, अब बस क्या करो, ये इस पेन को ऐसे लगा दो, मतलब कि जहां ये बॉडी का, जहां इसका पॉइंट है ना, उसको यहाँ पे ऐसे टच कर दो। अब देखो, ये जो लाइन है, ये इसका एक्सिस है, ये प्लेन है, और प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक्सिस। पहले ये चीज बताओ, ये चीज समझ में ही नहीं आई। ये प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। बताओ, बोलो, कंफर्म करो। ये प्लेन है और ये इसका एक्सिस है। भाई यस थम्स अप कर सर। दिया करो, अगर समझ में आ जाता तो थम्स अप कर दो, नहीं आया तो पूछ लिया करो, ठीक है? तो ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, थम्स अप कर दिया आपने, ठीक है? तो ये आपका प्लेन, ये एक्सिस, ये प्लेन, ये एक्सिस।
अब एंगल देखो 90 डिग्री का है। बात यह है कि सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब ये है कि बॉडी की मूवमेंट कैसे हो रही है इस प्लेन के अंदर। अब इसको इमेजिन करने के लिए ऐसे समझो, देखो इसको समझाता हूँ मैं तुम्हें, इजी एग्जांपल समझाता हूँ। देखो शोल्डर के एग्जांपल समझता हूँ। ये प्लेन है, सैडल प्लेन है, इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस ये है, ठीक है भाई। अजान हो रही है किसी की, जरा म्यूट कर लो ठीक है। तो ये ये आपका क्या है, एक्सिस है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसका। अगर ये प्लेन है और ये एक्सिस है, ये प्लेन है और ये एक्सिस है, अगर ये प्लेन है और ये एक्सिस है, तो देखो रोटेशन क्या है। आपको सर क्या है ये, देखो हमेशा जो मूवमेंट होती है ना वो एक्सिस के अराउंड होती है। मतलब जो मूवमेंट होगी वो एक्सिस के अराउंड होगी। और जो मूवमेंट क्रिएट कहां से हो रही है, जॉइंट से क्रिएट हो रही है। तो मूवमेंट तो जॉइंट से क्रिएट हो रही है, लेकिन वो एक्सिस के अराउंड होगी। एक्सिस के अराउंड का मतलब ये है, अगर ये एक्सिस है और ये ये मेरा शोल्डर जॉइंट है, तो देखो ये ऐसे मूव करता है एक्सिस के अराउंड, देख रहे हो ऐसे ही। तो देखो दोबारा, ये ये प्लेन है, ये प्लेन है क्योंकि प्लेन सामने से दिखा रहा है, इमेजिनरी लाइन है, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट में। तो देखो ये लाइन यहाँ पे है, अब इसके परपेंडिकुलर होगा ये रहा आपका एक्सिस। अब देखो ये एक्सिस है यहाँ पर, और जो एक्सिस के मूवमेंट कहाँ होती है, हमेशा एक्सिस के अराउंड होती है। तो एक्सिस के अराउंड ऐसे हुई, इसके अराउंड हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आपने कभी देखा है, आपने पेन, एक दो पेन को ऐसे मिला देते हो और इसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, देखा कभी, देखा है पेन को ऐसे फंसा के, कभी कभी करते भी होगा, बचपन में किया होगा, पेन की कैप को ऐसे फंसा और पेन को ऐसे घुमा रहे हो। तो वो जो पेन है वहां पे उस टाइम वो एक्सिस है, और उसका जो रोटेशन है वो ये शो कर रहा है। तो हमेशा जो एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है। अब इसको समझने के लिए आप डायग्राम देखो, उससे भी क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है क्योंकि इसके अंदर 3D एनिमेशन की जरूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ से, रोक रोक दिया मैंने। अब ये वाला जो प्लेन है, देखो ये वाला जो प्लेन है, आप इस लाइन से ही समझ चुके होंगे कि ये जो लाइन कौन सी है। बताओ ये कौन सा प्लेन है, बताओ प्लेन कौन सा है ये? बोलो। ट्रांसवर्स 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 प्लेन है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स प्लेन है, तो ट्रांसवर्स प्लेन ये हो गया। इसका एक्सिस क्या है? हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एक्सिस। ये ट्रांसवर्स प्लेन है, अगर ये ट्रांसवर्स प्लेन है तो उसका एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही तो होना चाहिए। यस और नो, कंफर्म करो भाई, यस और नो। अगर ये ट्रांसवर्स प्लेन है तो इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सर हमेशा जो मूवमेंट होती है वो एक्सिस के अराउंड होती है। एक्सिस के अराउंड का मतलब क्या है कि अगर सर ये एक्सिस है तो उसके अराउंड मूवमेंट होनी चाहिए। तो छोटे से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये ट्रांसवर्स प्लेन है, और तो ये इसका एक्सिस होगा। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने इस पेन को रख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पेन को रख दिया, तो ये जो मूवमेंट है, अगर ये एक्सिस है तो देखिए इसके अराउंड ही तो मूवमेंट हो रही है। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो मूवमेंट होती है वो एक्सिस के अराउंड होती है। तो यहाँ पर अगर तुम एक्सिस मान रहे हो ये एक्सिस है, तो मूवमेंट इसके अराउंड होगी। अगर तुम एक्सिस इसको मान रहे हो तो मूवमेंट इसके अराउंड होगी। देखो इसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, ये एक्सिस है और इसके अराउंड मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे इसको देखो, अब इस वीडियो में इसको समझना। तो ये प्लेन है तो इसका एक्सिस है। अब देखो ये वाला प्लेन कौन सा है, बताओ ये वाला प्लेन कौन सा है। अरे यार आगे निकल गया, ये चेंज होगा। बताओ ये वाला प्लेन कौन सा है, बोलो। फ्रंटल। फ्रंटल प्लेन है। अगर ये फ्रंटल प्लेन है तो कुछ ऐसे है, कुछ इस तरीके से ना फ्रंटल प्लेन, ये सामने की तरफ ऐसे देखो, कुछ इस तरीके से है। तो उसका एक्सिस कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, देखो। अगर ये फ्रंटल प्लेन है तो ये इसका एक्सिस है, लाइन देखो। बताओ कंफर्म, ठीक है कंफर्म यस है। सर। अब देखो ये फ्रंटल प्लेन है और ये इसका एक्सिस है, ठीक है। ये इसका एक्सिस है। तो अब ये कहाँ पे है एक्सिस, ये रहा। यहाँ पे इसका एक्सिस हो गया, देखो हमेशा एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है। देखो एक्सिस के अराउंड ही तो मूवमेंट हो रही है। एक्सिस के अराउंड का मतलब ये है, यहाँ पे एक्सिस है तो उसके अराउंड में मूवमेंट हो रही है। पहले यहाँ एक्सिस था तो इसके अराउंड में मूवमेंट हो रही थी। हमेशा देखो एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है। यहाँ एक्सिस था, उसके अराउंड मूवमेंट हो रही थी। यहाँ एक्सिस है तो इसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, बस। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा प्लेन, ये हो गया तुम्हारा फ्रंटल प्लेन, और इसका ये एक्सिस है। और बिल्कुल आसान तरीके से याद करना है, ऐसे याद कर लो। इसको एक स्टिक की तरह समझो, एक लाठी की तरह समझो। सैटेलाइटल प्लेन के अंदर क्या है कि जो तुम्हारा एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के एक्सिस। अगर कार्टून का टुकड़ा ऐसे रखा है, अब कार्डबोर्ड का टुकड़ा ऐसे है तो एक्सिस ऐसे है। अगर कार्डबोर्ड का टुकड़ा ऐसे है जैसे फ्रंटल प्लेन के अंदर है तो एक्सिस ऐसे होगा। अगर कार्डबोर्ड का टुकड़ा ऐसे है तो एक्सिस ऐसे होगा। और हमेशा इसके अराउंड मूवमेंट होगी। मैंने तुम्हें शोल्डर जॉइंट के एग्जांपल समझा के। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल लिया बार बार, इसमें भी शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल लिया। देखो अभी अगर मैं तुम्हें सैजिटल प्लेन का एक्सिस बताऊंगा दोबारा तो कैसे बताऊंगा? ये सैजिटल प्लेन है, ठीक है, ये सैजिटल प्लेन सामने की तरफ है, इसका एक्सिस ये होगा। मतलब ये सैजिटल प्लेन है, इसका एक्सिस ये होगा। तो सैजिटल प्लेन ये है तो इसका एक्सिस यहाँ होगा। तो देखो यहाँ मूवमेंट कर रहा है ये, इसके अराउंड में कितना फ्रंट का बताया। अगर फ्रंटल प्लेन ये है तो इसका एक्सिस यहाँ होगा। इसका मतलब क्या है? ये फ्रंटल प्लेन के यहाँ होना चाहिए ना यहाँ। तो ये देखो इसके अराउंड मूवमेंट हो रही है। मैं तुम ट्रांसवर्स प्लेन बताया, ट्रांसवर्स प्लेन बताया तो मैंने बताया ये होता है ट्रांसवर्स प्लेन में। तो ये ऐसे मान लो, ये ऐसे मान लो, तो यहाँ मान लो। तो देखो यहाँ मैंने रख दिया और इसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, देखो रोटेशन भी इसके अराउंड हो रही है। तो तुम्हें शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल मैंने क्यों दिया बताओ? किसी और जॉइंट का एग्जांपल क्यों नहीं दिया बताओ? बॉल बॉल सॉकेट जॉइंट है तो ज्यादा मूव करते हैं, मतलब ज्यादा मूव का सारे एंगल मतलब क्या है? बहुत ज्यादा मूव का मतलब क्या है? कि सर ये जो जॉइंट है ये रेंज ऑफ मोशन। तीनों प्लेन में मूवमेंट कर सकता है। जी जी। तीनों प्लेन में ही तो मूवमेंट करके दिखाई ना तुम्हें शोल्डर जॉइंट से, ये नहीं दिखाई? बताओ। तीनों प्लेन में तुमने मूवमेंट देखी ना। मैंने तुम्हें सैटल प्लेन में भी मूवमेंट करके दिखाई, मैंने तुम्हें फ्रंटल प्लेन में भी सॉरी फ्रंटल प्लेन में भी करके दिखाई, तुम्हें सैटल प्लेन में भी करके दिखाई, तुम्हें ट्रांसवर्स प्लेन में भी करके दिखाई रोटेशन। तो इसलिए तुमने सुना होगा शोल्डर जो जॉइंट है वो एक ट्राई एक्सियल जॉइंट है। ट्राई एक्सियल का मतलब क्या है? जो कि तीन प्लेन के अंदर मूवमेंट कर सकता है। ट्राई ट्राई एक्सियल। तो अब समझ में आई एक्सियल वर्ड कहां से आया? एक्सियल वर्ड एक्सिस से आया। कि ये प्लेन, ये जो जॉइंट है ये तीनों प्लेन के अंदर मूवमेंट कर सकता है, इसलिए हम शोल्डर जॉइंट को ट्राई एक्सियल जॉइंट भी बोलते हैं। तो नाम कुछ इस तरीके से बनते हैं चीजों के। तो नाम बनते हैं ना आपके, आप जो पढ़ते हो ट्राई एक्सियल बाई एक्सियल, ये नाम ऐसे बनते हैं, ठीक है। अब आपने अगर ये बात समझ ली, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अगली कहानी आराम से समझ लोगे। देखो अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तुमने तीनों प्लेन देखे। अब देखो पहला है एनाटॉमिकल प्लेन, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला एनाटॉमिकल प्लेन लिखा हुआ है। अब मुझे बस ये बॉक्स देख के समझाओ दोबारा कौन सा प्लेन है। जल्दी से इस बॉक्स से बताओ कौन सा प्लेन है। फ्रंटल। फ्रंटल प्लेन है। और फ्रंटल प्लेन का एक्सिस क्या है? हमेशा परपेंडिकुलर। देखो इसका एक्सिस हो गया ना, ये चल जा रही है रॉड। अब देखो ये कैसे मूवमेंट करेगा। हमेशा मूवमेंट कहाँ होती है? एक्सिस के अराउंड होती है। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है इसका? ये फ्रंटल प्लेन है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आएगा? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाएंगे। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? क्योंकि फ्रंटल प्लेन के अंदर ये ऐसे मूव करते हुए दिखाएंगे अभी। लेकिन जो अभी आपको एक बात समझनी है कि भाई जो ये एक्सिस है ना इसका, इस एक्सिस का भी नाम है। क्या नाम है? इसको बोलते हैं आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। कोई आपसे कोई पूछे भाई जो फ्रंटल प्लेन है उसके एक्सिस का नाम क्या है? उसके एक्सिस का नाम सर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। क्योंकि वह ऐसे वो एंटीरियर पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट में एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी को डिवाइड ही कर रहा है। मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में पास हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो जो फ्रंटल प्लेन का जो एक्सिस होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है, ऐसे याद रखना। एक लाठी है जो पेट से पार हो रही है, समझ, एक रॉड है जो पेट से पार हो रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऐसे याद रखो, सबसे आसान तरीका है। अब दूसरा देखो। देखो मूवमेंट जैसा मैंने आपको करके दिखाई, हमेशा एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है, तो अपने करके दिखा दी। देखो एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही है, हर एंगल पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला है आपके सामने, बताओ ये कौन सा है? सैजिटल प्लेन, ठीक है। अब सैजिटल प्लेन है तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा? अगर प्लेन ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, तो यहाँ होगा। देखो यही बना रखा है इसको। अब देखो इसकी मूवमेंट, इसका इस एक्सिस को बोलते हैं मीडियल लेटरल एक्सिस। क्या बोलते हैं? मीडियल लेटरल एक्सिस। क्योंकि ये लेटरल और मीडियल पार्ट दोनों से पास हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं मीडियल लेटरल एक्सिस, ठीक है। तो ये मीडियल लेटरल एक्सिस कहलाता है, उनके नाम के। अब देखो एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होगी। अब एक्सिस के अराउंड मूवमेंट क्या होगी? ये होगी, ठीक है। अब अगला बताओ, ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल में देखो ये हो रही रोटेशन, देखो ये हो रही रोटेशन। ये मुझे ऐसा करके दिखाई चाहिए थी, तो मैंने कंफ्यूज कर दी, तो मैं ऐसा करके, पर ठीक है। ये देखो बात एक है, हो रही ना रोटेशन। ये देखो यहाँ पर रख दिया मैंने इसको, ये देखो हो रही है रोटेशन।
तो ये वाला जो एक्सिस था वो एक्सिस कौन सा था, उस एक्सिस को हम बोलते हैं, ये वाला एक्सिस है जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलता है, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अभी नाम दिखा दूंगा मैं आपको, ये प्लेन कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सैटर्न प्लेन का एक्सिस जो सारे जॉइंट को दिखा रहे हैं कैसे कैसे मूव कर, ठीक है। ये सैटर्न प्लेन का एक्सिस हो गया, मीडियल लेटरल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं। अगला देखते हैं, आप अगला दिखाओगी, अगला कौन सा है। तो सजाइटल प्लेन का सारे एक्सिस को एमएल एक्सिस ही बोलेंगे, मतलब मीडियल हाँ, एक्सिस बोलेंगे। एक्सिस सैटर्न प्लेन का एक्सिस ही है ना, मीडियल लेटरल एक्सिस, बस ये है। अब वापस चलते हैं जी एक बार अपने आप पे, हो गया, चलो इस पे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लेन और एक्सिस में डिफरेंस समझ में आया। प्लेन क्या इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस भी इमेजिनरी लाइंस है, बट एक्सिस क्या है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो मूवमेंट होती है उस एक्सिस के अराउंड होती है। मूवमेंट होती कहाँ से, जॉइंट से मूवमेंट होती है। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट है वो जॉइंट से हो रही है, तो और जो मूवमेंट है वो हमेशा एक्सिस के अराउंड होगी। अगर सजाइटल प्लेन है तो एक्सिस ऐसे होगा, शोल्डर से ध्यान रखना, ऐसे होगा। फ्रंटल प्लेन है, ठीक है, तो एक्सिस ऐसे होगा, ठीक है। और अगर ट्रांसवर्स प्लेन है तो एक्सिस ऐसे होगा। याद करने का तरीका, सर सैजिटल प्लेन है तो ठीक है, तो यहाँ पे रख दो इसको और वो मूवमेंट कर लो परफॉर्म। सर फ्रंटल प्लेन है, कोई बात नहीं, अब इसको यहाँ रख लो, कर लो मूवमेंट परफॉर्म। सर हमारा क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई बात नहीं, यहाँ रख लो और यहाँ रख दिया और कर लो मूवमेंट, इसके अराउंड हो रही है। इस वाले प्लेन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब इस वाले एक्सिस को क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोस्टर रियल है, रियल है। इस वाले को बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस किस में होता है, सैजिटल प्लेन के अंदर। सर ये वाला कौन सा है, ये है मीडियल लेटरल एक्सिस, ये कौन से में होगा, ये होगा सैजिटल प्लेन के अंदर। और सर ये वाला, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये कौन से में होगा, ये होगा आपका ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन तो बताओ, बोलो यस और नो। बोलो भैया, समझ आया तो नहीं आया, क्लियर सर। क्लियर है। यस यस। थम्स अप कर दो उसके लिए। ठीक है, अब देखो, देखो मूवमेंट के तीन डायमेंशन, प्लेन एंड एक्सिस। पिछले टॉपिक में हमने ह्यूमन बॉडी की बेसिक लैंग्वेज डायरेक्शनल टर्म सीखी, अब हम उस लैंग्वेज के इस्तेमाल करके ह्यूमन मूवमेंट के तीन डायमेंशन को समझेंगे रियल लाइफ एनालॉगी से। ठीक है, अब इसको एक एनालॉगी समझो, एनालॉगी का मतलब एग्जाम्पल हो, किसी किसी चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करना, मतलब किसी एग्जाम्पल, रिलेटेबल एग्जाम्पल समझना। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको बताता हूँ, और तो इसको पहले नीचे करते हैं इसको, देखो। अब एक बार प्लेन और एक्सिस को इससे समझो एग्जाम्पल से, दरवाजा और कब्जे के एग्जाम्पल समझो। आपके घर में डोर होता है, हर मूवमेंट का प्लेन दरवाजे में होता है, और वो मूवमेंट एक एक्सिस के अराउंड होता है, ठीक है। कब्जा हिंज के आजू बाजू होता है, रूल हमेशा याद रखना है, एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब इसको समझने के लिए एक बार इसको देखो, देखो। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे को देखो एक बार ध्यान से, हर मूवमेंट एक प्लेन दरवाजे में होता है, तो यहाँ पे ये जो दरवाजा है इसे प्लेन समझ, ठीक है। तो जो मूवमेंट है वो उस प्लेन में होगी, और उस प्लेन में जो मूवमेंट होगी वो हमेशा एक्सिस के अराउंड होगी, और एक्सिस क्या होता है, हमेशा कब्जा होता है। तो जो मूवमेंट होती है ना उस एक्सिस के अराउंड होती है। तो जैसे दरवाजा जो होता है वो आगे पीछे जो मूव करता है वो इस कब्जे की वजह से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये कब्जा है वो एक्सिस की तरह काम कर रहा है, हमेशा इसके अराउंड मूवमेंट होती है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो इसको देख लो, यहाँ पे तो ये वाला एग्जाम्पल का देखो। ये अगर आपका प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है बताओ, बताओ ये कौन सा प्लेन है, बोलो, ये कौन सा प्लेन है, फ्रंटल प्लेन है ये, ठीक है। अगर ये फ्रंटल प्लेन है, ठीक है, तो इसका जो एक्सिस है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये इसका एक्सिस है, इसका क्या नाम होता है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, बस आसान है। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ ये कौन सा प्लेन है बताओ, ये कौन सा प्लेन है बताओ, बोलो बोलो। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स
तो ये इसका एक्सिस है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है। और फ्रंटल प्लेन वाला सैडल प्लेन वाला है नहीं इसमें। सैडल प्लेन का अगर होता तो हम उसको बोलते हैं मीडियो लैटरल एक्सिस। बस आसान है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस समझना आना चाहिए तुम्हें। बताओ डन है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर समझ में आ गया तो दोबारा आओ। अब देखो यहाँ पे सैडल प्लेन को देखो, दीवारों को इमेजिन करें। इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही तंग कॉरिडोर में खड़े हो। एक दीवार आपके लेफ्ट में है और एक दीवार आपके राइट में है। अब आप सिर्फ आगे जा सकते हो या फिर पीछे आ सकते हो। ये कॉरिडोर ही आपका सैलेटल प्लेन है। ठीक है। आगे देखो अगला, मूवमेंट क्या होता है इस प्लेन में? सिर्फ आगे पीछे की मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अच्छा, अब ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन समझाऊंगा आपको, वैसे तो आपको पता है फिर भी बता देंगे। और इसका जो एक्सिस है वो कौन सा है? वो आपका है फ्रंटल एक्सिस। ठीक है, कौन सा एक्सिस है? फ्रंटल एक्सिस। अच्छा, आपको सर अभी तो आपने इसको दूसरा नाम दिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फ्रंटल एक्सिस भी बोल सकते हैं। जो हमने एक्सिस का बोला था, हमने क्या एक्सिस बोला था इसका? मीडियो लैटरल एक्सिस। मीडियल लैटरल एक्सिस को आप फ्रंटल एक्सिस भी बोल सकते हैं। मैंने पहले ही फ्रंटल एक्सिस लिंक बोला ना, तो कंफ्यूज हो जाता। ध्यान रखना, मीडियो लैटरल एक्सिस को फ्रंटल एक्सिस भी बोल सकते हैं। सैलेटल प्लेन का जो एक्सिस होता है, मीडियो लैटरल एक्सिस होता है, इसको हम फ्रंटल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला देखो फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो है वो साइड टू साइड का प्लेन है। दीवारों को इमेजिन करें, आप इमेजिन करो कि आप एक सैंडविच की तरह दो दीवारों के बीच में फंसे हुए हो। एक दीवार आपके आपके ठीक आगे है और एक आपके दीवार आपके ठीक पीछे है। अब आप सिर्फ साइड टू साइड मूव कर सकते हो। तो ये जो प्लेन है इसको बोलेंगे फ्रंटल प्लेन। अच्छा, आपको मैंने ये भी सिखाया था कि जो फ्रंटल प्लेन होता है उसका जो एक्सिस होता है, ठीक है, उसका जो एक्सिस होता है उसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ उसका एक नाम और है जिसको हम सैजिटल एक्सिस भी बोलते हैं। आप समझ चुके होंगे कि मैंने पहले ये नाम क्यों नहीं बताया, वरना तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैजिटल यहाँ भी आ रहा है, सैजिटल वहां भी। बस इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, इसको हम सैजिटल एक्सिस बोलते हैं। तो चाहे तुम एंटीरियर पोस्टीरियर याद कर लो, एंटीरियर पोस्टीरियर याद हो गया तो बस सैजिटल एक्सिस से जोड़ देंगे, सैजिटल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये है। अगर तुम ये भी समझ में आ गया तो अगले आगे जो अगला है तुम्हारा ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। याद रखना, इसका एक और नाम है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दीवारों को इमेजिन करें। आखिर में इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहां फ्लोर जमीन की आपकी नीचे वाली दीवार है और सीलिंग छत आपकी ऊपर वाली दीवार है। आप कौन से मूवमेंट कर सकते हो? आप सिर्फ एक जगह खड़े होकर गोल गोल घूम सकते हो। ये फ्लोर सीलिंग आपके ट्रांसवर्स प्लेन बनाते हैं। तो बस ये इसका एक्सिस कौन सा है? इसका सर जो एक्सिस है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। आपने तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पढ़ा है, लेकिन हम इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। इसको हम सीधी लाइन भी बोल सकते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोल सकते हैं, जो कि ये भी एक इमेजिनरी लाइन। ठीक है, जिसको आप एक रॉड के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। बस, तो भाई ये है, इतनी सी कहानी है। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मुझे बस ये बताओ, अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई तो भाई फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ, क्लियर है यहाँ तक की कहानी? थम्स अप कर दो एक बार बस। यस सर, सर क्लियर। हम सर हम हाँ, फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्रंटल प्लेन पे भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी उसी पाएंगे ना, अभी अब मैं बताऊंगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई, अब मैं आपसे चलो आसान सी तरीके से दोबारा पूछता हूँ। सजाइटल प्लेन के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट कर सकते हो? बताओ, सजाइटल प्लेन के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट कर सकते हो? चलो और आसान करता हूँ। सजाइटल डबल प्लेन के अंदर कौन फ्लोरेंस, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो? डबल फ्लोरेंस क्या स्क्वाट्स, हाँ, बाइसेप कर्ल। ठीक है। फ्रंटल लंजेस, प्लेन के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो? साइड लेटरल, वो जो शोल्डर में आते हैं ना। हाँ, ठीक है। अब पुराना तुम्हें प्रेस। एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि एक्सरसाइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके प्लेन एक हो सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज के प्लेन एक हो सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ये है कि भैया शोल्डर प्रेस, ये शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज है। एक मिलिट्री प्रेस हो गई, एक फ्रंट रेज हो गया, एक साइड लेटरल हो गया, ऐसा समझ लो। लेकिन ये सारी जो एक्सरसाइज है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हो रही है, लेकिन वो एक चीज की वजह से रही है, वो है ज्वाइंट की वजह से। इसका मतलब ये है, हमें अलग अलग एक्सरसाइज ना याद करके हमें सिर्फ क्या समझना है, हमें पर्टिकुलर ज्वाइंट की मूवमेंट को जानना है। अगर हमने पर्टिकुलर ज्वाइंट की मूवमेंट को जान लिया
तो हम एक इफेक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर कौन सा जॉइंट वर्क कर रहा है और किस प्लेन में वर्क कर रहा है, कौन सी मसल इन्वॉल्व। मतलब अगर आपने ये समझ लिया, आपने प्लेन समझ लिए, आपने एक्सिस समझ लिए, और अगर ये समझ लिया कि भैया कौन सा जॉइंट किस प्लेन के अंदर मूवमेंट अलाउ करता है, तो उसके बाद आप ये बहुत आराम से जान लोगे, बहुत आराम से, कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट को करने में कौन सी मसल्स हेल्प करती है। कोई बंदा कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त उसको देखकर ही बता दोगे आप कि इसकी कौन कौन सी मसल एक्टिवेटेड है, मतलब कौन सी मसल इसको करने में हेल्प कर। बताओ, जानना है क्या? तुम्हारे अंदर भी राजू की तरह क्यूरोसिटी है कि मुझे भी ये जानना है? हाँ जानना है सर। बस तो फिर काम कर। अब देखो, तुमने जैसे 3 प्लेन समझ लिए, तीनों प्लेन के अपने अपने एक्सिस जान लिए। अब इस प्लेन को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें हर प्लेन के अंदर होने वाली मूवमेंट को समझना है। वैसे मूवमेंट बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कॉमन मूवमेंट्स ही बताऊंगा ताकि आगे हम जो और डिटेल में समझ सकें। तो पहला जो आपका प्लेन है वो है आपका सैजिटल प्लेन, ठीक है। अगला जो प्लेन है वो है आपका फ्रंटल प्लेन, ठीक है। और अगला जो प्लेन है वो है आपका ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। नाम याद रखना, बार बार हॉरिजॉन्टल किसलिए बोलूं ताकि ना भूलना जाए। ट्रांसवर्स सैजिटल प्लेन के अंदर होने वाली 2 मूवमेंट जो कि भैया बहुत ज्यादा फेमस है, वो है आपकी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि खाली 2 ही मूवमेंट होती है, और भी मूवमेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो बेस है उससे शुरू कर रहे हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्रंटल प्लेन के अंदर होने वाली 2 फेमस मूवमेंट जो कि बेस ही है, एक होती है आपकी एबडक्शन और एक होती है आपकी एडक्शन, एडक्शन। ठीक है। और ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर होने वाली फेमस मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और भी मूवमेंट है बताऊंगा, रोटेशन। लेकिन पहले इससे शुरू रोटेशन, ठीक है। अब पहले समझो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूंगा यहाँ पे सारे बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं। फ्लेक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जो सिर्फ सैजिटल प्लेन में होती है। फ्लेक्शन एक ऐसी मूवमेंट है जो सिर्फ सैजिटल प्लेन में होती है, और एक्सटेंशन भी एक ऐसी मूवमेंट है जो कि सैजिटल प्लेन में होती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन सैजिटल प्लेन के अलावा किसी और प्लेन में नहीं होती, ठीक है। अब फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? सर सबसे पहले मुझे ये बताओ, मूवमेंट होती कहाँ है? मूवमेंट होती है आपके जॉइंट के अराउंड, ठीक है। आपकी जॉइंट की बेस से मूवमेंट होती है, ऐसे बोल सकते हैं जॉइंट के अराउंड मूवमेंट होती है, एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है। जॉइंट पे मूवमेंट होती है, एक्सिस के अराउंड होती है, बस आसान शब्दों में। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर मुझे सच में मूवमेंट को एनालाइज करना है तो मुझे बस ये समझ लेना है कि कौन सा जॉइंट किस प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है। तो सबसे इजी सबसे आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप एल्बो जॉइंट को देखिए। आपका जो एल्बो जॉइंट है, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जो एल्बो जॉइंट है, ये ये आपको मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूँ भी ये जो एल्बो जॉइंट है ये किस प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, अभी बताओ। ये जो मूवमेंट अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, डंबल कर्ल कर रहा हूँ, मैं डंबल कर्ल कर रहा हूँ, किस प्लेन में मूवमेंट अलाउ कर रहा है मुझे, सजाइटल। है ना। एग्जैक्टली। अभी ये जो एल्बो जॉइंट है उसकी हेल्प से मैं सैजिटल प्लेन के अंदर मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे एक्सिस पता है, इसका एक्सिस कौन सा है आपका, फ्रंटल एक्सिस, जिसको हम मीडियो लेटरल एक्सिस भी बोल सकते हैं। अब मैं फ्रंटल एक्सिस नाम ले सकता हूँ क्योंकि तुम समझ चुके हो वो मीडियो लेटरल एक्सिस होता है, ठीक है। एक्सिस भी पता है, लेकिन बात अब ये है कि सर क्या एल्बो जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट है वो आपको जो यहाँ पे अभी हेल्प कर रहा है वो आपको, लेकिन ये मूवमेंट कौन सी करने में हेल्प कर रहा है? क्योंकि एल्बो जॉइंट से तो आप यहाँ भी मूवमेंट कर सकते हो सर, ऐसे भी मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी मूवमेंट, मतलब मूवमेंट तो बहुत सारी कर सकते हो अभी अलग अलग पोजिशन में। लेकिन बस मुझे ये बताओ कि सर एल्बो जॉइंट यहाँ पे अभी इस टाइम कौन सी मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। तो पहले अगर आपको ये मूवमेंट को समझना है तो मूवमेंट को समझने के लिए पहले एक बात समझनी पड़ेगी। जो एनाटोमिस्ट है, मतलब जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उन्होंने जो ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट की स्टडी करी है, वो कैसे स्टडी करी है, वो हर एक पर्टिकुलर जॉइंट की स्टडी करी है। ऐसा मतलब कि एक पर्टिकुलर जॉइंट किस किस प्लेन में मूवमेंट करने में अलाउ करता है, कौन सी मूवमेंट करने में अलाउ करता है। और इस मूवमेंट को समझने के लिए उन्होंने बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर देखा, मतलब कि एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर सारी मूवमेंट चेक करी गई है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर मुझे एल्बो जॉइंट की मूवमेंट देखनी है, तो आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो, आप सिर्फ एल्बो जॉइंट को मूव करो, तो आप सिर्फ एल्बो जॉइंट को ऐसे और ऐसे ही मूव कर सकते हो एनाटॉमिकल पोजीशन में। कोई और है जो मुझे बता सकता है कि सर इसके अलावा भी मूव कर सकता हूँ अलग तरीके से? बताओ। सिर्फ मैं ऐसे ही मूव कर सकता हूँ, मतलब यही मूवमेंट हो सकती है। हैमर स्टैंड, ग्रिप, हाँ बोलो। हैमर ग्रिप में भी कर सकते क्या हैं, क्या चीज ग्रिप क्या कहा चेंज कर आपने? सकते हैं। हैमर हैमर
नहीं, हैमर तो मैं कर सकता हूँ, हैमर भी वो तो मैं हैमर तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो मैं सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट कर सकता हूँ। प्लेन देखो, अगर मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में देखूँ तो मैं एक ही प्लेन में मूवमेंट कर सकता हूँ एल्बो जॉइंट से। बताओ, ये कोई और प्लेन में मूवमेंट हो सकती है? ये जो मूवमेंट अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, भले ही तुम उसको हैमर कर्ल बोल लो या बाइसेप कर्ल बोल लो, मैं किस प्लेन में कर रहा हूँ उसको? प्लेन बताओ। सैजिटल। टाइटल। क्या कोई और प्लेन में मूवमेंट कर सकता हूँ मैं एल्बो जॉइंट की हेल्प से? नहीं सर। नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं कर सकता हूँ आपको भी आगे बताऊंगा। अब पहले वक्त को बस ये बात समझनी है कि ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इस मूवमेंट को एक नाम देते हैं। वो नाम क्या देते हैं? फ्लेक्शन। जहां पर दो बोन कैसे, एक बोन ये रही, एक बोन ये रही, अभी ये दो बोन है, इसको एक मान दो बस। जहां पर दो बोन के बीच का एंगल डिक्रीज होगा, जहां पर दो बोन के बीच का एंगल डिक्रीज होगा, वो फ्लैक्शन कहलाएगा। अच्छा, दोबारा बोलता हूँ, ये मूवमेंट जो एनाटोमिस्ट ने समझी वो एनाटॉमिकल पोजीशन में समझी है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर मैं फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? फ्लेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं किस जॉइंट की हेल्प से परफॉर्म कर रहा हूँ, बताओ। एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट की हेल्प। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एल्बो फ्लेक्शन है? यस बोलो। सर। आपने यस। कहा कि सर एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर आप फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मैं हाँ जी कर रहा हूँ, ये फ्लेक्शन है। सर जब दो बोन के बीच के एंगल डिक्रीज हो रहा है, जब दो बोन के बीच के एंगल डिक्रीज हो रहा है तो उसको सब फ्लेक्शन कहते हैं। तो मैं इसको सेट, दो बोन के बीच के एंगल डिक्रीज हो रहा है और ये एल्बो जॉइंट की हेल्प से भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं इसको एल्बो फ्लेक्शन बोलूँ। अब उल्टा कर दो, जब दो बोन के बीच का एंगल इंक्रीज होता है तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। देखो, बैक टू द नॉर्मल जाना एक्सटेंशन होता है। अगर आप नॉर्मल से भी पीछे चले जाओ, मतलब कि अगर एल्बो को अपने लॉक कर दो, ये इसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। तो बस देखो, ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है। बस ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन। अब मुझे बस ये बताओ, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मैं किस प्लेन में कर रहा हूँ? टाइटल। सैजिटल। सेट प्लेन में कर रहा हूँ। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, बंदी की बॉडी को लिटाया, है ना, रखा ऐसा मान लो, और उसके हर जॉइंट को मूव करके देखा। उन्होंने एल्बो जॉइंट को मूव करके देखा एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर, तो सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही हो पा रहा था एल्बो जॉइंट की हेल्प से। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सेटल पेन के अंदर ही हो सकता है। अब मुझे बस ये बताओ, क्या ये फ्लेक्शन कहलाएगा? नहीं सर। क्यों नहीं कहलाएगा बताओ? हाँ सर, हाँ कराएगा सर, दोनों बोन्स हुए हैं, हाँ। क्यों फ्रंटल कहलाएगा ये बताओ? फ्रंटल। हाँ बताओ, क्या ये फ्लेक्शन कहलाएगा? नहीं। क्या ये फ्लेक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा बताओ, मैं ये तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं कहलाएगा? सैजिटल प्लेन नहीं है इसलिए। क्योंकि सर यहाँ पर आप अगर जॉइंट की स्टडी कर रहे हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये फ्लेक्शन, ये एल्बो फ्लेक्शन तो है, बट ये आप एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं कर रहे हो। एनाटॉमिकल पोजीशन में तो यहाँ पे करोगे, ये है एल्बो फ्लेक्शन ही, लॉजिकली तो एल्बो फ्लेक्शन ही हो रहा है, ये हम्म। एल्बो फ्लेक्स ही हो रहा है। लेकिन अगर आप एनाटॉमिकल टर्म्स के हिसाब से बात करो, अगर एनाटॉमी के हिसाब से देखो, तो आप एल्बो फ्लेक्शन तो अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो तो सिर्फ सैजिटल प्लेन में ही कर सकते हो। आप सिर्फ सैजिटल प्लेन के अंदर ही फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हो। यहाँ तो आपने शोल्डर जॉइंट को इन्वॉल्व कर लिया। तो मुझे अगर अपने हर एक जॉइंट की मूवमेंट को समझना है तो मुझे एनाटॉमिकल पोजीशन में समझना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये क्या कहलाएगा? ये मैंने जो भी किया क्या है ये? दोबारा दिखाता हूँ, ये जो मैंने किया ये क्या है बताओ? शोल्डर फ्लेक्शन। शोल्डर फ्लेक्शन है। ठीक है, कौन से प्लेन में कर रहा हूँ मैं इसको? टाइटल। सजाइटल प्लेन के अंदर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या है? शोल्डर एक्शन। शोल्डर एक्सटेंशन। एक्शन। इसको हम हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। हम्म। नॉर्मल से अगर पिछले लिया तो हाइपर एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो हम्म। अभी इसको ऐसा समझ लो, ये फ्लेक्शन है और ये एक्शन। एक्सटेंशन है। ठीक है, हाइपर। क्लियर है ये? कौन से प्लेन में कर रहा हूँ? सैडल प्लेन के अंदर। इतनी बात क्लियर है? तो भैया, एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर ये जो शोल्डर फ्लेक्शन किया, जैसे हम्म एल्बो फ्लेक्शन तो समझ में आ गया कि ये वाला बोन और ये वाला बोन में गैप हम्म कम हो रहा है, हम्म। लेकिन शोल्डर में कौन कौन सा दो बोन देखो, में गैप कम ये होता है? ह्यूमरस बोन है, ये हाँ। ह्यूमरस बोन है, और ये जो आप देख रहे हो ना क्लेविकल बोन है, ये वाली अच्छा। क्लेविकल बोन। इस क्लेविकल बोन से एक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, ये बोनी स्ट्रक्चर। ओके। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये बोन ही तो है, ये बोन ही तो है, देखो ये बोन, और ये ह्यूमरस बोन है। अच्छा। अब ये यहाँ पे आके मिलके इन्होंने जॉइंट बना लिया, तो ये बोन ये रही ना, ये बोन ही तो है ये वाली। इनके देखो, इनके बीच में एंगल कम हो रहा है, ये हाँ देखो, हाँ। आया समझ में? अच्छा। हाँ। यस यस, थैंक यू। ठीक है, अब मैं तुमसे, तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन कौन से कौन कौन से जॉइंट हैं जो कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन अलाउ करते हैं सैजिटल प्लेन के अंदर, बताओ। हिप जॉइंट। बताओ। हिप जॉइंट,
ठीक है, और शोल्डर एल्बो नी हिप जॉइंट एक्सरसाइज के एग्जांपल से भी समझाना। हमने हिप जॉइंट बोला, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है ना। और हाँ सर। बताओ। क्रंचेस। क्रंचेस, बिल्कुल सही। उसके अंदर क्रंचेस के अंदर क्या हो रहा है? तुम स्पाइन का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हो, ठीक है, ये है। यस। और बताओ। सर नी जॉइंट सर, ठीक है, जैसे लेग। एक्सरसाइज बताओ। स्क्वाट्स, स्क्वाट्स लंजेस, हो गया है ना, नी में फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है। और बताओ, और क्या है? जो आपने बताया शोल्डर, एंकल क्या चीज? एंकल एंकल। एंकल, अच्छा एंकल फ्लेक्शन। ठीक है, चल ठीक है, वो भी हो गया। मतलब काफ रेजेस भी हो गया, ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे डिटेल में, बस अभी तुम्हें इतना समझ में आ गया कि हाँ भैया फ्लेक्शन एक्सटेंशन दो मूवमेंट हो सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब फ्रंटल प्लेन की बात करते हैं। फ्रंटल प्लेन के अंदर दो मूवमेंट है, एबडक्शन एडक्शन। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझो, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको आप बोलते हो मिड लाइन ऑफ द बॉडी, उसको इमेजिन कर लो दोबारा। अब बस इसको ऐसा समझो, अभी मेरा हाथ जो है, ये वाला हाथ की बात कर रहा हूँ, अभी जो मेरा हाथ है ये मिड एंड ऑफ द बॉडी के करीब है या दूर है, बताओ। ये मिड एंड ऑफ द बॉडी यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्लोज है यहाँ भी है, तुम्हारे लिए क्लोज ये है सर, सामने से ऐसे दिख रही है। अभी दूर है, पास है? पास है सर। पास। पास है। हम्म, अब बताओ, जी। ये अगर मिड एंड ऑफ बॉडी, मतलब ये हर जगह मिड एंड ऑफ द बॉडी पे है, समझो। हाँ सर, अब बताओ, दूर है या पास है? दूर है सर। दूर है। दूर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इसको समझने का मतलब ये है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये मेरी पूरी बॉडी को सेंटर से डिवाइड कर रही है बस। इसका मतलब सेंटर में है, ऐसे समझ। और अब ये बॉडी से दूर है, मतलब ये हाथ मिड ऑफ द बॉडी के दूर है ना? दूर है ना? अब बताओ, करीब है, दूर है? करीब है सर। अब करीब। जब मेरा हाथ मिड लाइन ऑफ द बॉडी के दूर जाता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं एबडक्शन। एडक्शन। इसको याद रखने का तरीका है, जैसे कुत्ता कुत्ता टांग उठा के मूवता है ना, ठीक है, टांग उठा के ऐसे। और जब मेरा हाथ बॉडी के करीब आता है, इसको एडक्शन। एडक्शन बोलते हैं। एब, कुत्ते में एब है तो एबडक्शन, और ये एडक्शन। बताओ, समझ में आ गया? हाँ सर। अब बताओ कौन कौन से जॉइंट है जो एबडक्शन एडक्शन अलाउ करते हैं फ्रंटल प्लेन के अंदर, विच एक्सरसाइज शोल्डर। एग्जांपल? शोल्डर, शोल्डर जॉइंट। शोल्डर साइड, ठीक है, और? एंड हिप जॉइंट भी। आपका पेल्विक जॉइंट। सर एक लेग का होता है, एडक्शन और एडक्शन तो हाँ, मशीन होता है ना जिम में। नहीं वो एबडक्शन एडक्शन मशीन तो है, हाँ लेकिन हाँ हम हाँ खड़े होकर भी तो करते हैं, बात एक ही है। साइड लेग रेजिस को आप हाँ बोलते हो हाँ हाँ साइड हाँ लेग एबडक्शन हाँ। एडक्शन। और बताओ, और कुछ और है? बस यही है अभी के लिए, ठीक हाँ है और भी, बट अभी के लिए इतना बट, ठीक है। अब तुमने अगर ये समझ लिया, अब आ जाओ ट्रांसवर्स प्लेन में। ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर एक फेमस मूवमेंट है जो बोलता है रोटेशन। हाँ, जैसे केबल से मारते हैं सर, ये रोटेशन, एप्स के लिए ऑब्लिक्स। हाँ ठीक है, शोल्डर रोटेशन, ठीक है, ये शोल्डर रोटेशन हो गई, ये भी शोल्डर रोटेशन है, बात एक ही है, ठीक है। ये रोटेशन हो गया, ये मेन रोटेशन। ये बताओ कौन सी रोटेशन? बताओ, ये कौन सी रोटेशन? ये ये स्पाइन से आ रही है रोटेशन, हाँ हाँ सर। ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब देखो और कौन कौन सी मूवमेंट, ये तो मेन मूवमेंट्स हो गई, इसके अलावा और भी मूवमेंट है। उसके लिए पहले एक बार मिनिमाइज करके इस पे चलो, ठीक है। ये देखो, ये आप जितनी भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, इसके अंदर नी फ्लेक्शन हो रहा है, हिप फ्लेक्शन भी हो रहा है, नी फ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर नी फ्लेक्शन हिप फ्लेक्शन दोनों हो रहा है, हम्म, ठीक है। इसके अंदर एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये बस इतना आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड लो। सर ये आपने बना हुआ है क्या? हाँ, क्लासेस के लिए करो समझा रहा हूँ। हमें मिलेगी क्या ग्रुप में? क्या ये तुम्हें चाहिए? हाँ चाहिए तो सर। अभी जब ये पूरी क्लास रहेगी ना कंप्लीट, तभी। अभी कर दीजिए सर, हाँ, अभी कर दीजिए, अच्छा रहेगा ना। अभी करूँ? हाँ एंड, चलो कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक अब है, जो पहले आगे की चीज़ तो मैंने तुम्हें दिखाना था। ठीक है, थैंक यू सर। अब इसमें ये दोनों इसमें दिखाता हूँ। तो भाई तुमने जो भी मूवमेंट समझ ली है, वो तुमने समझ ली है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन समझ, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना बहुत है, कुछ एक दो मूवमेंट और ऐड करो।
देखो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन तो समझ में आ गया। इसमें हमने रोटेशन ऐड करी थी, ठीक है। अब इसमें इसमें ही ऐड करता हूँ, पहले यहाँ से ऐड करता हूँ एक एक मूवमेंट और। तुमने सुना है, क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन? किसको पता है प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, तो प्लांटर फ्लेक्शन शीट डोर्सी का फ्लेक्शन को बताओ मुझे एग्जांपल से। पता है। हाँ बताओ बताओ, प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सी फ्लेक्शन बताओ क्या होता है, शीट का होता है सर। किसका होता है? वो पैर के पंजों से ऊपर उठाना होता है हाँ उसे मतलब जैसे तुम काफ रेजिस्ट डोर्सिफिकेशन। करते हो, जब तुम काफ हाँ रेजिस्ट करते हो ना, डोर्सी। तो काफ हाँ रेजिस्ट में क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन तुम लोग करते हो, ठीक है, चलो वो तो समझ में आ गया। ठीक है, मैं काम करता हूँ, तुम्हें सर्च करके दिखाता हूँ ज्यादा बेटर। तो भैया प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सी फ्लेक्शन, तो ये भी आपके सामने प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। और बेटर इंग्लिश सिखाता हूँ, देखो, जब तुम अपने, आसान शब्दों में, जब तुम अपनी हील को ऊपर उठाते हो तो उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं, और जब तुम अपने पंजे को ऊपर उठाते हो उसको हम डोर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं। अब बताओ, प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सी फ्लेक्शन दोनों किस प्लेन की मूवमेंट है? बोलो, प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सी फ्लेक्शन सजाइटल। कहाँ पे रखूं? यहाँ पे रखूं? एजाइटल। ठीक है, तो प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है, एंड डोर्सी फ्लेक्शन, चलो ये भी समझ में आ गया। अब इसके अलावा और क्या है, और क्या होना चाहिए, बस इतना ही होता है, ठीक है, और कुछ होगा तो आगे देखिए। अब इधर आ जाओ, एबडक्शन एडक्शन हो गया। अब एक मूवमेंट तुम्हें मैं करके दिखाता हूँ, मुझे बताना ये किस प्लेन की मूवमेंट है, ठीक है, बताओ। फ्रंटल। फ्रंटल प्लेन की, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइड बैंड कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं, साइड बैंड। हाँ इसको हम बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? लैटरल फ्लेक्शन। अब तुमसे एग्जाम में पूछ लेंगे लेटरल फ्लेक्शन कौन से प्लेन की मूवमेंट है, तुम तुरंत फ्लेक्शन को सुनते ही टिक कर दोगे कि सैडल प्लेन की है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेटरल फ्लेक्शन है, या टर्म बदल गई। आया समझ में? बताओ, आया नहीं आया? ठीक है, आओ अब एक और मूवमेंट दिखाता हूँ तुम्हें। अगली है तुम्हारे सामने, देखो, बताओ क्या समझ में आ रहा है, बोलो क्या समझ में आ रहा है इससे? लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं। देखो, जो हमारा पंजा है वो बाहर की तरफ एबडक्शन, अंदर की तरफ एडक्शन, ठीक है, एबडक्शन और अंदर की तरफ आ रहा है तो एडक्शन, ठीक है। और इमेज से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, बाहर की तरफ एबडक्शन, अंदर की तरफ एडक्शन। तो जनरली जो हमारे पंजे होते हैं, अगर आप नोटिस भी करोगे, हमारे एबडक्शन पोजिशन में होता है, एबडक्टेड पोजिशन में होता है ना। किसके पैर सीधे देखा तुमने, ऐसे सीधे सीधे पैर? सीधे नहीं होते पैर हमारे, हमारे एबडक्टेड होते हैं, नॉर्मल वे में एबडक्टेड पोजिशन में होता है। अगर तुमने एनाटॉमिकल पोजिशन में भी देखा होगा तो फुट ऐसे थे। बताओ क्लियर है ये बात? तो उसको बोलते हैं फुट एबडक्शन और एडक्शन। क्लियर है, यस और नो? हम तो दे दो यार, जल्दी बताओ। हाँ हाँ क्लियर ठीक है, सर। अब फुट एबडक्शन और एडक्शन, ये किस प्लेन की मूवमेंट हो गई आपके? ये आपके हो गई फुट एबडक्शन एडक्शन, ये आपके हो गया फ्रंटल, फ्रंटल प्लेन की, ठीक है। लिख देता हूँ उसको भी, फुट
एबडक्शन और फुट एडक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा एक और मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट तो आती रहेंगी, बस अभी कर देंगे क्लियर यहाँ पे। अब एक है आपके सामने ई वर्सन और एंड इन वर्सन, फुट इवर्जन और इनवर्जन। देखिए इस वाली इमेज को ध्यान से देखो। जब हमारा पैर, जैसे मान लो पैर है हमारे, फुट है, जब हमारा ये पैर का बाहर वाला पार्ट है, लेटरल पार्ट है, ठीक है ना। जैसे इस वाली इमेज से देखो, इससे समझ में आ जाए। ये देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये लेटरल पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मीडियल पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है लेटरल पार्ट है, ये अंदर वाला मीडियल वाला पार्ट। हमसे अंदर वाला पार्ट मीडियल पार्ट होता है, बस ये समझो। अब बस मुझे एक चीज बताओ, तुम क्या नोटिस कर रहे हो इस इमेज के अंदर कि कौन सा पार्ट जमीन से ऊपर उठा हुआ है? फुट का अंदर वाला पार्ट ऊपर उठा हुआ है या फिर बाहर वाला पार्ट उठा हुआ है जमीन से? मीडियल। अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट इसको बोलते हैं मीडियल पार्ट, और बाहर वाला इसको बोलते हैं लेटरल पार्ट, अंदर भी जाना है। तो जब आपका फुट का अंदर वाला पार्ट, देखो ऐसे देखो, ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे है। जब फुट का अंदर वाला पार्ट ऊपर उठा हुआ होता है और बाहर वाला नीचे होता है, इसको बोलते हैं इनवर्जन। ये मूवमेंट है आपके पंजे के, आप खुद परफॉर्म कर सकते हो, करके देखो, कर लोगे इनवर्जन। इसको उल्टा कर दो, जब अंदर वाला पार्ट ऐसे है, नीचे है, ऊपर, और बाहर वाला पार्ट ऊपर उठा हुआ है, इसको बोलते हैं इवर्जन। ठीक है, तो फुट इनवर्जन और इवर्जन ये भी मूवमेंट है, तो इसको भी लिख देते हैं जी, कहाँ लिखे, इसको लिख देते हैं अपने इसमें, एक सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं फुट इनवर्जन और फुट इवर्जन। बस याद रखने का तरीका यह है, इनवर्जन में अंदर वाला पार्ट उठा होगा, इवर्जन में बाहर वाला पार्ट उठा होगा, बस ऐसे याद रखना। ई इन में अंदर वाला और ई में बाहर वाला पार्ट। ठीक है, बताओ क्लियर है यहाँ तक? हम सब कर दो, बस समझ में आ गया तो बस ठीक है। Yes, sir, clear. आगे देखो, अगला है तुम्हारे सामने ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। आप कहोगे सर एबडक्शन एडक्शन तो फ्रंटल प्लेन की, नहीं, ट्रांसवर्स प्लेन का एक और नाम है, क्या नाम है बताओ, जल्दी बोलो। ट्रांसवर्स प्लेन का एक नाम और है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसलिए इसको बोलो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, ये तो रोटेशन है, ठीक है, ये रोटेशन है, ध्यान से, ये वाली रोटेशन। ठीक है, ये क्या है बताओ, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है, तो ये क्या है? चलो एबडक्शन तुमसे एडक्शन। सवाल पूछता हूँ, मिड लाइन ऑफ द बॉडी यहाँ है, यहाँ मिड लाइन, मिड यहाँ है, लाइन यहाँ है। अब मेरा हाथ अभी मिड लाइन ऑफ द बॉडी के दूर है या करीब है? दूर है, एडक्शन। दूर है, दूर है। ठीक है, ऐसे देखो, चलो ऐसे इमेजिन करो, अभी दूर है, अब देखो मैं, अब बताओ पास है या दूर है? एडक्शन पास है। एडक्शन। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पास में आ गए तो एडक्शन, लेकिन कौन सा प्लेन है ये? ट्रांसवर्स। हाँ, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एडक्शन। और इसको क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल एडक्शन। एडक्शन हॉरिजॉन्टल। एडक्शन एडक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल एडक्शन एडक्शन। हॉरिजॉन्टल, एडक्शन। एबडक्शन। आगे समझ में? यस सर। तो जो तुम परफॉर्म करते हो बेंच प्रेस, और ये कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो बताओ? सिक्स फ्लैग। फ्लाई। ये दोनों हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है? यस सर। तो भाई हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन हो गई इसमें। ठीक है, और इसके अलावा, हाँ चलो ये बात समझ में आ गई, तो तुम्हें एक और मूवमेंट दिखाता हूँ। सुपीनेशन एंड प्रोनेशन।
ये देखो, ये इमेज विजिबल हो रही है। हाँ सर। ठीक है, इस वाली इमेज को देखो, ऊपर वाली। देखो मेरा हाथ भी ऐसे ही, देखो ऐसे दिखाता हूँ, सेम इस इमेज की तरह, बस इसमें हाथ इस डायरेक्शन। ये जो है, ये थंब और ये लिटिल फिंगर, हम्म ये जो थंब है, ये थंब से बोन जो ये वाली जा रही है, इसको बोलते हैं रेडियस बोन, जो उड़ती है बोन। हम्म। और जो यहाँ से, इसको बोलते हैं अल्ना बोन। अल्लाह। रेडियस और अल्ना। अब मुझे बस ये बताओ, मेरा हाथ ऐसे देखो तुम अभी। ठीक है, अभी बस तुम्हें दिखाने के लिए ऐसे पोजिशन में दिखा रखा है, वरना अगर मैं एनाटॉमिकल पोजिशन की बात करूंगा तो मुझे ऐसे खड़ा होना होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ठीक मूवमेंट है। को हम एनालाइज एनाटॉमिकल पोजिशन में करते हैं। हम्म, ठीक है, लेकिन मैं अभी तुम्हें समझाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ कि मान लो मैं इसमें एनाटॉमिकल पोजिशन में खड़ा हूँ, मेरे एक हाथ को गौर करो। तो अभी रेडियस यहाँ है, अल्ना यहाँ है। अब बताओ, जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या हो रहा है? सुपिनेशन। नहीं, वो तो ठीक है ना, हो क्या रहा है? ये आपका रोटेशन। मेरी जो ये अल्ना बोन है, ये रेडियस बोन के ऊपर रोटेट कर रही है ऐसे। देख जी। रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ सर। रोटेशन। कौन से प्लेन की मूवमेंट है ये? कौन से प्लेन में आएगी ये मूवमेंट? सजेटल। सैटर्न कौन बोलता भाई? नहीं नहीं। ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स प्लेन में आएगी ना, रोटेशन हो रही है हाँ ना भाई। देख रहे हाँ, हो, रेडियस हॉरिजॉन्टल। बोन के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हाँ। आया। अब देखो, ये जो हाथ को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये सुपिनेशन है, ये प्रोनेशन है, ये प्रोनेशन। सुपिनेशन, ये प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, बस ये रोटेट कर रही है। तो कौन सा प्लेन में आ गया? ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर। ट्रांसमिट प्लेन। तो ये इसको भी लिख देते हैं, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट है, बस। ठीक है, तो अभी अब कुछ और मूवमेंट रह गई होंगी, तो उसको हम आगे कवर कर लेंगे, बट अभी के लिए मूवमेंट तो भी आएंगे बस। अब मुझे बस ये बताओ, कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया? जिसको बस समझ में नहीं आया वो कौन है? भाई, शर्माने के पैसे नहीं देते, तुम पढ़ने के लिए पैसे देते हो, तो बस शर्माओ मत और मुझे बताओ। अगर राजू भी शर्मा जाता तो राजू यहाँ नहीं पहुंच पाता। बोलो जल्दी बोलो। ऑलमोस्ट सबको आ गया सर। ऐसा कोई भी इंसान जिसको नहीं समझ में आया सर हो अभी तक? सर सुपिनेशन प्रोनेशन फ्रंटल प्लेन में होता है ना सर, अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में देखें तो। देखो, आप एनाटॉमिकल पोजीशन में आप देख रहे हो, देखो ध्यान से देखिए। आप अपने हाथ को एनाटॉमिकल पोजीशन में इमेजिन करो। आपका हाथ रोटेट हो रहा है ना, मूव थोड़ी कर रहा है, रोटेट भी तो हो रहा है अपने एक्सिस के अराउंड। बोलो। यस सर। रोटेट हो रहा है ना, वो सुपिनेशन प्रोनेशन हो रहा है। देखो, हाथ को आपने करके देखो, रोटेट ही तो कर रहे हो आप। आप कहाँ इधर मूव कर रहे हो? आप रोटेट कर रहे हो उसको, रोटेशन तो दैट इज ट्रांसलेटिंग मूवमेंट है। ठीक है। राइट। ओके। अब एक बार दो देख लेते हैं। ये देखो, ये सारी मूवमेंट किस प्लेन में हो रही है बताओ, जो आपको दिख रही है अभी? इमेज सही से विजिबल होगी आपको? अब विजुअल तो हो रहा है सर, आगे ऊपर मेंशन भी कर दिया है सजाइटल बोल के। ठीक है। अब मतलब ये जो भी मूवमेंट दिखाई, ये सारी मूवमेंट कहाँ पे होती है? सैटर्न पिन के अंदर। ऐसे याद रख लेते टास्क पर। ये मूवमेंट देखो कौन से प्लेन में हो रही है। फ्रंट। ठीक फ्रंटल है। प्लेन। हाँ, एक मूवमेंट होती है तो उसको बोलते हैं रेडियल डेविएशन। रेडियल डेविएशन का मतलब ये होता है, देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे हो रहा है ना मूव, रेडियल डेविएशन बोलता है इसको। ठीक है। अगर ये भी समझ में आ गया तो अगली मूवमेंट देख लो, ट्रांसवर्स प्लेन पर दिखा देते हैं तुमको। ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। ये देखो, ये जो मूवमेंट हो रही है, विजिबल है? हाँ सर। ठीक, तो ये हो गया ट्रांसवर्स। अब मुझे ये बताओ, अब तक की सारी कहानी समझ में आ गई? तो जो पढ़ाया, हाँ सर। अगर ये समझ में आ गया है तो टाइम देखता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ो। 1:49 हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, अगर इससे आगे आगे ज्यादा लेके जाऊंगा ना,
तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब मुझे बस ये बताओ, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी चीज समझ में ना आई हो, आज की क्लास कैसी लगी, आपकी फर्स्ट क्लास कैसी थी? और जिन लोगों को ये क्लास समझ में आ गई है तो ये समझ लो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, सबसे टफेस्ट चैप्टर है और इसके आगे आसान है। बस ये बताओ, यहाँ तक का क्लियर सभी को? जी सर। यस सर, क्लियर। मजा आया? यस सर, बहुत। अच्छी बात है, बड़ा मजा आया। तो अब ये जो क्लास है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, बस एक यही चीज है कि सिर्फ इंटरेस्ट से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। और जो सबसे बड़ी टेक्निक है वो टेक्निक है विजुअलाइज करो, दिमाग के अंदर इमेजेस बनाना शुरू करो। जितना विजुअलाइज करोगे उतनी जल्दी टॉपिक याद होगा, आप भूलोगे नहीं। बस विजुअलाइजेशन की टेक्निक है ये सारी जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है? और आगे की जो क्लासेस होने वाली हैं, और जो सी एस सी एस में आप जब पढ़ोगे, अब आप जहाँ से आपने एसीपीडी तो पढ़ रहे हो, आपने सी एस एस में बेस भी ट्रेन बना लिया है, ठीक है? तो बस आपका हो गया है। बाकी जो ये जो कहानी मैं बोल रहा हूँ आपको, राजू की कहानी, ये हर एक इंसान, हर एक उस सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर फिटनेस कोच की कहानी है जिसने इंटरेस्ट के लिए पढ़ा, चाहे वो मैं हूँ चाहे मेरे जैसे और भी हो। मैंने इंटरेस्ट के लिए ही इस इंडस्ट्री में आया था और अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदला, सिर्फ इसलिए बदल पाया क्योंकि मुझे मजा आता है पढ़ने में, नॉलेज को गेन करने में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो बहुत बड़ा बना दोगे छोटी चीज, दिमाग में नॉलेज लेके चलोगे तो इतना मजा आएगा समझने में बहुत ज्यादा। देखो, अगर तुम सोचोगे एग्जाम देना है तो तुम बोलोगे 16 चैप्टर, तुम्हें 16 चैप्टर बड़े लगेंगे। और जब तुम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुम्हें 16 चैप्टर छोटे लगेंगे। क्यों? तो लगेगा बस यार 16 चैप्टर, मुझे तो और नॉलेज चाहिए। समझ रहे हो? नॉलेज से पढ़ो। और अभी जो सिलेबस है, जो यूट्यूब पे जो आपने पढ़ा, वो आउटडेटेड हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम। अगर आप एग्जाम के लिए सोच रहे हो तो वो आउटडेटेड, ठीक है ना? बाकी ये क्लास अब यूट्यूब पे जो लोग देख रहे होंगे, किसी को लगता है कि यार ठीक है, मुझे अच्छा लगा, समझ में आई चीजें, ठीक है, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो बैच, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही नंबर है, वहां पे कांटेक्ट करके टीम से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। ये पहली क्लास से कुछ छूटा नहीं है, ठीक है? और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने भी क्लासेस ली, वो चाहे तो अपना कोई फीडबैक अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हो। आपको लगता है कि कहीं भी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्लास में, उसको कर लेंगे। है कोई इंसान जो अपना कोई फीडबैक देना चाहे, या फिर बस यही बताना चाहे आप कि कैसी लगी उसको क्लास, क्या है कैसे, ताकि मैं, क्या अच्छा लगा क्लास के अंदर, वो सारी चीजें, ताकि जो अच्छा लगा उसको आगे इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। बताओ, फर्स्ट क्लास है, जल्दी जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। है कोई इंसान जो बहुत अपना अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा? क्या जी चीज सर। अच्छी लगी आपको सबसे ज्यादा? सर पढ़ाना आपका, और जो मतलब इमेज देख के आप समझाए, वो अच्छा लगा। ठीक भाई, चलिए बढ़िया। और लोग, कोई फीडबैक कुछ हो आपका? सर बहुत सिंपल से समझा है, ये अच्छा लगा बहुत। ठीक है, चलो सर अच्छी एक बात है। क्वेश्चन था। हाँ पूछो। तो सेल्फ स्टडी जो करना है, हाँ हाँ, तो अभी वो जो मटेरियल मिला है, जो मैनुअल आपका मिला है, उसी से करना है कि ना दोनों ही किताब पढ़ना है जो? और ठीक है, सुनो ध्यान से भाई, सिर्फ इस बुक से स्टडी करनी है, ठीक है? और कॉन्सेप्ट को समझना है बस। जैसे आपने आज एक्सिस को समझा, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, टर्म्स अपने आप याद हो जाएंगे। और ये जो बुक मैंने बनाई है ना, ये इनफ, ये मैंने इस मोटिव से बनाई थी कि अगर कोई इंसान बैच भी अफोर्ड नहीं कर पाता ना, तो भी वो इस बुक से पढ़ सकता है अगर वो पैशनेट है, ठीक है? अगर उसको नॉलेज गेन करनी है तो ये बुक इनफ है, इससे पढ़ो। बाकी जर्नी के चलते से जर्नी चलेगी, मैं आपको चीजें बताता रहूंगा, ज्यादा बड़ी चीजें क्रिएट, ठीक है? आज मैंने जितना बढ़ा दिया, आप में से जितने भी लोग जिसको आज अगर अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेंगे, या अपने हिसाब से जैसे आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने बताया था क्लास के अंदर कि जो अपनी हिसाब से किताब बातों को लिखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम्हें कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है, जैसे मान लो तुम्हें सुपीरियर और इन्फीरियर तुम्हें लगता है तो भूल जाओगे, तो ऐसे एग्जाम्पल याद करो। जैसे मैंने दिया कि सुपीरियर इन्फीरियर को ऐसे समझो, जैसे हम यहाँ पे बॉडी के पोजिशन बता रहे हैं, बॉडी के पार्ट्स की। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने लाल किले की बात करी कि भाई लाल किला हमारे घर से इतना दूर है, तो ये अपने तरीके से एग्जाम्पल से चीजों को लिखो ताकि भूलोगे नहीं, ठीक है? और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको उतना रिवाइज अगर तुमने कर लिया तो बहुत है बस, ठीक है? उससे ज्यादा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस उसको अच्छे से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को समझो। अभी जैसे ही 1-2 वीक बीतेंगे, कुछ हमारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, फिर मैं नई चीज इंट्रोड्यूस करूंगा धीरे धीरे। बस अभी इतना करो, पहले पढ़ने की हैबिट को डेवलप। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू कोई सर। सवाल किसी और का? डन करें? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।
सर पुशअप्स भी आपका ट्रांसवर्स प्लेन में होगा क्या? पुशअप्स आपका सिलेंडर प्लेन में होगा। पुशअप्स की जो करेक्ट फॉर्म होती है वो ये होती है जब एल्बोज आपके बॉडी के क्लोज होती है। ठीक है, ये कुछ लोग ऐसे भी पुशअप्स करते हैं, वो ट्रांसवर्स प्लेन में होगा, बट एक्चुअल जो सही तरीका पुशअप्स का वो ये होता है। ठीक है, ठीक है। बाकी भाई कोशिश ये करना है वॉइस में ज्यादा मैसेज को डिलीवर करना है मेरी तरफ। चैट में मत लिखना, मुझे चैट में पढ़ता नहीं हूँ। जब आपको एक्सेस मिला है मुझसे बात करना है, सीधा बात करना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे 4 बजे आपके NSCA CSCS प्रैक्टिस उसके अंदर। ठीक है, आज जो आपने पढ़ा है और इससे एक्स्ट्रा साइंस डीप साइंस समझोगे उसके अंदर, तो आओ बस उसमें मिलते हैं। बाकी तब तक टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।